आपको ये सबसे बड़ी डिल्यूजन है कि पाकिस्तान एक अजीम कौम है, पाकिस्तान इस्लाम का किला है, हम दिल्ली के लाल किले पे झंडा लहराएंगे, हम ये करेंगे। भाई खुदा का नाम है, $1 अरब के लिए आप IMF वर्ल्ड बैंक की भीख मांग रहे हो। आप जो पेरिस क्लब है या जो दुनिया के बड़े बड़े जो क्रेडिटर्स हैं उनकी मर्ज़ी के खिलाफ आप पेट्रोल की प्राइसेस नहीं कम कर सकते, और बातें करते हैं आप कि जी हम अजीम कौम है और हाँ, हमें सही है। स्लेव माइंडसेट नहीं रखना चाहिए। अगर आप सिर्फ R&D की बात करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें, तो पूरी मुस्लिम उम्मा का जो R&D का बजट है वो एक तरफ है, और सिर्फ इसराइल जो है उसके R&D के बजट को देखें तो वो अपने GDP का 4.7% इस पे हुँ, खर्चता है। उसके बाद जापान का नंबर है, उसके बाद अमेरिका का, राइट। पूरी मुस्लिम उम्मा जो यूनाइटेड नेशंस के बजट में कंट्रीब्यूट करती है, इट्स ओनली अबाउट 0.7%। हुँ, और अकेला जापान जो है वो 24% UN के बजट में कंट्रीब्यूट करता है। पैसा आपकी जेब में नहीं है, ऐसे ही। इन्वेंशंस आपने की नहीं है, R&D पे आप फोकस नहीं करते। पूरी मुस्लिम उम्मा में आप देखें कि कितने नोबल लॉरिएट हैं, कितने लोगों को नोबल प्राइज़ मिला है? सिर्फ 12 लोगों को। अमेरिका की सिर्फ जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ से निकलने वाले जो लोग हैं वो करीबन को 160 प्लस नोबेल पीस प्राइज़ उनको मिल चुका है। वो कौम के जिसको हठधर्मी की आदत पड़ी हुई हो, वो कौम के जो कुछ नया नहीं सोचना चाहती, हुँ, वो कौम के जो सोसाइटल ट्रेंड्स पे क्वेश्चंस नहीं उठाती, उसके लिए इस किस्म की बातें यूज़लेस होती हैं। बिल्कुल। क्या कभी किसी ने क्वेश्चन किया कि एक 200 करोड़ की शादी होती है और उस पे बल्ले-बल्ले हो रही है, उस पे रील्स बन रही हैं और उस पे तालियाँ बजाई जा रही हैं। क्या कभी किसी ने इस पे क्वेश्चन किया कि इसमें कौन-सी बड़ी बात है? हुँ, क्या कभी किसी ने क्वेश्चन किया कि किस हकीम ने कहा है कि आप मेहंदी के फंक्शंस को 8-8 दिन करें और आप इतना डेकोर करें और आप अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा दें, आप उधार पकड़ के शादी करें? पाकिस्तान में हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा मसला ये है कि हम ना चीज़ों को गहराई में नहीं देखते, हुँ, हम सुपरफिशियली चीज़ों को देखते हैं। अगर आपने इस चीज़ का अमली इज़हार देखना है तो आप सोशल मीडिया पे देखें कि सोशल मीडिया पे एक खबर आती है, हम उस खबर की तहकीक किए बगैर, हम उसके कॉन्टेक्स्ट को देखे बगैर, हम उसको उसकी हिस्ट्री देखे बगैर हम क्या करते हैं, हम उसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और हम उसको वायरल कर देते ऐसे हैं। ही। इधर हम सारी उम्र बात करते रहे कि शलवार कमीज़ के नीचे जॉगर्स पहनने वाला पेंडू है, जाहिल है, और खान साहब ने आजकल जो है वो जॉगर्स पहने हुए हैं। तो इस पे मेरी 2 राय हैं। पहली हाँ, राय तो ये है कि भई खान साहब इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ही बिल्कुल। इज़ अ सेलिब्रिटी, राइट। और जब एक बंदा पिनिकल लेवल ऑफ लीडरशिप पे चला हुँ, जाता है, द लेवल ऑफ लीडरशिप वेयर योर नेम इज अ ब्रांड, के आपका नाम लिया जाता है और लोग कहते हैं जी क्या ही पर्सनैलिटी है, हुँ, या एक पर्सनैलिटी कल्ट होता है। हुँ, तो वो जो पर्सनैलिटी कल्ट है वो क्या करता है कि जो उस पर्सनैलिटी के मानने वाले होते हैं ना, वो क्या देखते हैं कि हमारा लीडर जो बोलेगा वो हमारे लिए कोटेशन है, और हमारा लीडर जो पहनेगा वो उसका स्टाइल है। अच्छा, मैं वो एक वीडियो आपकी देख रहा था, बड़ी वायरल हुई है ट्रिलियन डॉलर टिप वाली, और आप अक्सर हम भी बात कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं मैं मिलियन डॉलर की बात बताऊँगा। हाँ, ये क्या हाँ। है? ये यार ये बस कॉन्सेप्ट ऐसे क्या ही है? मेरा मेरा ना एक पेट स्टेटमेंट है हाँ, कि मैंने अपनी किसी बात को एंडोर्स करवाना हो हाँ, या मैंने किसी बात की इम्पोर्टेंस को एक्सप्रेस करना हो तो मैं कहता हूँ कि मिलियन डॉलर की बात कर रहा हूँ, ट्रिलियन डॉलर का जुमला दे रहा हूँ। तो वो वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा कि भाई मिलियन डॉलर की बात कर रहा हूँ, मिलियन डॉलर की एडवाइस दे रहा हूँ। तो वो आगे मैंने बात की तो फिर वो बाद में ना लोगों ने कमेंट्स किए कि भाई ये हर वीडियो में आप ना को मिलियन डॉलर की बात बताया करें, या हुँ, आज मिलियन डॉलर वाली बात हाँ, किधर है। कुछ लोग बिल गेट्स की इस बात को कि वो यूनिवर्सिटी से निकाला गया बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो इतना बड़ा इंसान बन गया, तो भाई दुनिया में और भी करोड़ों लोग हैं जो यूनिवर्सिटी से निकाले जाते हैं, वो आपको नज़र नहीं आते। ऐसे ही। आप एक बिल गेट्स को, आपको बिल गेट्स का यूनिवर्सिटी से निकाला जाना जो है ना वो याद है, आपको ये नहीं याद कि कितने साल तक वो अपने मेहनत करता घर है। में बैठ के तो कंप्यूटर के साथ चिपका रहा। हाँ, आपको ये नहीं याद कि बिल गेट्स एक साल में 50 किताबें पढ़ता है, हाँ, ठीक है। आपको ये नहीं याद कि बिल गेट्स जो है वो जब छुट्टियां होती हैं तो वो सिर्फ किताबें पढ़ता है, हुँ, और हम छुट्टियों पे क्या करते हैं, हम लोग बटकड़ा ही खाते हैं, ऐसे हम ही। लोग फज्जे के पाए खाते हैं ठीक है। हुँ, तो हम पेट की ग़िज़ा का इंतज़ाम करते हैं, इस ग़िज़ा का इंतज़ाम नहीं करते। वो नील पोस्टमैन ना बड़ी अच्छी बात करता है, वो कहता है कि
जो कौम एंटरटेनमेंट पे लग जाती है ना, वो कौम सत्तू पी के सो जाती है। अब मसला ये है कि हमारी पूरी कौम ना ऑलरेडी एंटरटेनमेंट पे लगी हुई है। एंटरटेनमेंट का मतलब ये नहीं है कि स्पेशली आपके लिए कुछ थिएटर सजाया जाएगा तो आपने वहाँ पर ही एंटरटेनमेंट करनी है। एंटरटेनमेंट का मतलब ये है कि हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है। आप क्या करते हैं, आप टिकटॉक खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, आप स्क्रीन को स्क्रॉल किए जा रहे हैं, आपको एंटरटेनमेंट मिली जा रही है, बट एट द मोमेंट जहाँ पे कोई काम की बात आएगी आप साथ ही उसको स्किप कर देंगे। वो कौमें के जो एंटरटेनमेंट के नशे में मुब्तला हो जाती हैं और उनको पता ही नहीं होता कि उनकी सोसाइटल फंक्शनिंग कैसी है, सोसाइटी का डीएनए क्या है, सोसाइटी के क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, उनका मुल्क किस समत में जा रहा है। उनको सिर्फ एक ही गर्ज होती है कि मुझे 2 वक्त की रोटी मिलती जाए और मुझे एंटरटेनमेंट मिलती जाए। तनकीद बराए तनकीद जो है ना, उसको तो मैं जूते की नोक पे रखता हूँ, आई डैम केयर। लेकिन जो तनकीद बराए इस्लाह है उसको मैं इम्पोर्टेंट समझता हूँ। देयर इज़ अ गर्ल जिसने कमेंट में ये पूछा इंस्टाग्राम के उसमें कि जी कितना इम्पोर्टेंट है लड़की के लिए शादी से पहले भी अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रखना, इंडिपेंडेंट रखना। ये $1 ट्रिलियन की बात है और मैं समझता हूँ कि जब भी हम मर्दों की बात करते हैं ना, तो हम शादी से पहले ये देखते हैं कि वो फिज़िकली कितने मैच्योर हैं और वो कितना सेल्फ सफिशिएंट है। आई मीन वो अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं, चंद पैसे कमा सकते हैं। लेकिन हम लड़की के बारे में नहीं ये सोचते कि लड़की क्या स्किलफुल है, क्या वो कमा सकती है, क्या वो कल को अपने फाइनेंशियल बर्डन को खुद हैंडल कर Exactly. सकती है। हम लड़की के लिए हमने एक ही क्राइटेरिया रखा हुआ है कि उसके अंदर फिजिकल मैच्योरिटी आ गई है। हम ये नहीं देखते कि वो इंटेलेक्चुअली कितनी मैच्योर है, इमोशनली कितनी मैच्योर है। अस्सलाम वालेकुम, अरफात टॉक्स में मैं हूं आपके साथ यासिर अरफात और आज पॉडकास्ट की 50th एपिसोड में हम बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स बिहाइंड टुडेज पॉडकास्ट इज़ ऑल अबाउट कि हमने लास्ट 49 एपिसोड्स में जिन एरियाज़ को डिस्कस किया है हम थोड़ा सा उसका रीकैप करें और उसके साथ साथ वी डिसाइडेड कि डिफरेंट सोशल्स पर हमारे व्यूवर्स ने बहुत से क्वेश्चंस किए, तो इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर अस कि हम किसी भी क्वेश्चन को स्पेसिफिकली अपने पॉडकास्ट में डिस्कस करें, चूँकि हमारा फॉर्मेट इस किस्म का है कि हम किसी एक टॉपिक को पकड़ते हैं और उस टॉपिक को फिर डीप डाउन इनसाइड हम फुल स्पेक्ट्रम में डिस्कस करते हैं। तो वी डिसाइडेड कि भाई जो हमारी 50th एपिसोड होगी उसमें हम अपने व्यूवर्स के क्वेश्चंस को भी एड्रेस करेंगे। उसके साथ साथ हमारे पैनल ने आज डिसाइड किया कि भाई जो आज का पॉडकास्ट है उसमें हम अपने फ्यूचर विजन को डिफ़ाइन करें कि जो हमारे पॉडकास्ट का सेकंड सीज़न है उस सेकंड सीज़न में हम किस किस्म के गेस्ट को इनवाइट करेंगे, हम किन एरियाज़ को डिस्कस करेंगे, तो ये भी आज के पॉडकास्ट का हिस्सा है। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम आपके क्वेश्चंस को स्पेसिफिकली आज डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड फॉर मी द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आज दोनों बेटे मेरे मौजूद हैं यहाँ पर, मोहम्मद मूसा अरफात और मोहम्मद ईसा अरफात। और मैं वेलकम करूंगा आज के पॉडकास्ट में CEO डिजी हुड बिलाल इम्तियाज़ को। बिलाल, वेलकम टू द पॉडकास्ट। और इट वाज अ ग्रेट ऑनर फॉर अस कि आपने हमारे कुछ पॉडकास्ट को होस्ट भी किया, फिर अपने इंसाइट्स भी दिए ऑन ई-कॉमर्स एंड IT इंडस्ट्री। और उसके साथ साथ आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ बड़ी रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरापिस्ट मौजूद हैं, फरियाल असद। फरियाल, वेलकम टू द पॉडकास्ट। Thank you so और फरियाल, आप बड़ा बेहतरीन काम कर रही हैं और आपने हमारे पॉडकास्ट के डिफरेंट एपिसोड्स को होस्ट भी किया एंड वी डिस्कस डिफरेंट साइकोलॉजिकल इश्यूज। वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट कि हम अपनी पब्लिक को साइको एजुकेट करें। तो आज के पॉडकास्ट में फरियाल जो है वो कुछ विजन डिफ़ाइन करेंगी कि हमारे सेकंड सीज़न में हम किन किन एरियाज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट लेते हैं मूसा और ईसा से। मूसा भी अपना तारुफ करवा दे भाई अपने पॉडकास्ट के हवाले से। तो आप ज़रा सामने कैमरे की तरफ देखें और आप अपना तारुफ करवा दें। मोहम्मद मूसा अरफात मेहर 2 वाइट ओके, तो आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? QDPS। किस क्लास में पढ़ते हैं? 2 वाइट 2 वाइट। ओके, और आप भी अपना ज़रा तारुफ करवा दें। मोहम्मद ईसा अरफात मेहर ओके, आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 1 मैरून 1 मेरून। ओके, तो आज आप पॉडकास्ट में किस लिए आए हैं?
हाँ? बाबा ने बाबा ने कहा था। तो आपको कैसा लग रहा है इधर पॉडकास्ट स्टूडियो में आके? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। आप कुछ सीखेंगे आज? हाँ जी। ओके फाइन। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप नर्वस क्यों हैं भाई? आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिलैक्स। अच्छा भाई फरियाल, आई गॉट टू नो बिहाइंड द सीन कि आपका कोई क्लाइंट्स के साथ कमिटमेंट्स है। यस सर। तो आई रियली वांट कि हम आपके पास जो थोड़ा सा टाइम है इस टाइम से फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल तो थोड़ा सा मुझे बताएं कि क्या आप डिस्कस करने जा रही हैं। सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आपने लाइक 50 एपिसोड्स माशाल्लाह कंप्लीट हुई हैं एंड सीज़न 1 आपका कंप्लीट हुआ एंड बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया था अवेयरनेस देने के लिए टू आवर पब्लिक एंड फॉर दोज पीपल जो बहुत ज़्यादा लाइक अवेयरनेस नहीं थी उनको अबाउट द साइकोलॉजिकल इश्यूज एंड डिफरेंट डोमेन्स ऑफ द लाइफ। अब जैसे हमने आपने 45 एपिसोड्स आपने किए डिस्कस इन योर पॉडकास्ट, और डिफरेंट एरियाज़ जो थे वो आपने डिस्कस किए, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड है, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड है, चाहे वो साइकोलॉजिकल रिलेटेड है, हर डोमेन को आपने टच किया एंड बहुत डीप डाउन आपने उसको टच किया। सो आज जो पर्पस है हमारा 50th एपिसोड का, वो ये भी पर्पस होगा, एक तो हम डिस्कस करें कि उन सारे एपिसोड्स में हमें लोगों की रिव्यूज़ क्या मिले एंड किस हद तक अवेयरनेस लोगों तक गई है एंड कितना लोगों को पता चला है कि क्या क्या चीज़ें इन सारी डोमेन्स में हो सकती हैं। दूसरा, वी विल डिस्कस कि हम जो नेक्स्ट सीज़न स्टार्ट करेंगे उसमें हमारा टारगेट एंड एजेंडा क्या होगा, हमने किन चीज़ों को टारगेट करना है, किन चीज़ों पे फोकस करना है, और मज़ीद किस तरह से बेहतर वे में हम लोगों तक डिफरेंट चीज़ों की अवेयरनेस पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ओके फाइन। सो बिलाल, आप की क्या इंसाइट्स हैं जो हमारी 49 एपिसोड्स हुई हैं और उस पे आपके कोई कमेंट्स कीमती? अगेन आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑन दिस ग्रेट अचीवमेंट। और बड़ा मुश्किल होता है आप जैसे पर्सन के लिए कि अपनी बिजी रूटीन के अंदर से टाइम मैनेज करना और पॉडकास्ट को, क्योंकि एक बड़ा हेक्टिक सी चीज़ है इसको रिकॉर्डिंग और देन एडिटिंग एंड देन सोशल मीडिया पे जो पूरी टीम जो है उसको मैनेज कर रही होती है। तो मैं भी कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे माइंड में भी जो मैंने देखे थे टिकटॉक पे भी और यूट्यूब पे भी। टिकटॉक पे तो बड़े ख़तरनाक हाँ। कमेंट्स और लेकिन मैं ट्राई करूंगा, बच्चे भी बैठे हुए हैं तो वो फिल्टर आउट कर लूंगा मैं। ओके। और कुछ यूट्यूब पे भी कुछ क्वेश्चंस थे तो वो मैं आपसे पूछूंगा। ओके फाइन। सो ओवर टू फरियाल। तो यार वहाब, आपने ना थोड़ा सा ये देखना है कि जब फरियाल बात कर रही है तो फोकस उसकी तरफ हो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी मुझे बता दें कि जो मेरे ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, आप मोबाइल ना यूज़ करें। अच्छा अच्छा, तो देख लो मेरा वाला फोकस ठीक है। मतलब मेरे ऊपर ही कैमरा आ रहा है ना, क्योंकि वो ऑटो फोकस नहीं करता। हमने इसकी सेटिंग्स फरियाल इस तरह की हुई हैं कि जो बात करेगा सिर्फ उसी की तरफ उसी के फोकस ऊपर होएगा। जाएं। ओके। तो क्या है भाई आपके पास डिस्कस करने को, चूँकि आज कोई स्पेसिफिक टॉपिक तो हमने रखा नहीं है। एंड इट्स ओके स्पेसिफिक नहीं भी है तो, क्योंकि हमने उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करनी है जो हमने देखा है एज बिलाल सेट के कमेंट्स जो लोगों के आए हाँ, हैं, क्या लोगों के comments रिव्यूज़ हैं? के हैं। अच्छा, मैंने जो मेरा, क्योंकि मैं साइकोलॉजी से मेरा लिंक्ड है और मैंने ज़्यादा फोकस ना जो साइकोलॉजिकल हमारे जितने भी टॉपिक्स थे हाँ तो वो उस पर मैंने फोकस किया कि लोगों की क्या अवेयरनेस आ रही है, लोगों की क्या रिव्यूज़ आ रहे हैं ओके। एंड डिप्रेशन एंड वो सारे हमने जो मैनेजमेंट डिस्कस किए थे। फिर हमने वुमेन एम्पावरमेंट, एक्चुअली वो भी साइकोलॉजिकली उसमें आता है। फिर हमने जो प्री मैरिज काउंसलिंग आपने वो एक एपिसोड किया था, और डिफरेंट बहुत सारे इस तरह के। तो मैं लोगों के व्यूज़ देखती हूँ। देयर आर सो मैनी पीपल जो बिल्कुल ही बस एक मजाक और वो उसमें आ जाते हैं बीच में, बट देयर आर पीपल जो एक्चुअली चाह रहे हैं कि उनको इस चीज़ का सोल्यूशन मिले एंड दे वर आस्किंग इन द कमेंट्स एंड ऑल दैट। जैसे फॉर एग्जांपल डिप्रेशन है एंड डिप्रेशन को लेके जब वो एक ऑन एयर आपका गया था एपिसोड, और उसमें देयर आर पीपल इवन फेसबुक पे वो पूछ रहे थे कि जी मुझे भी, जैसे फॉर एग्जांपल एक एपिसोड है डिप्रेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके सिम्टम्स क्या है, एंड देयर इज़ अ वुमन जिन्होंने पूछा कि मुझे ये सब कुछ होता है, ऐसे ही होता है, मगर मेरा ऑनसेट या मेरा जो टाइम ड्यूरेशन है वो इतना ज़्यादा है, और अब वो टाइम आ गया कि मैं उन चीज़ों से यूज टू होती जा रही हूँ, ठीक है, बट बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ें मुझे डिस्टर्ब भी कर रही हैं, हिंडर करती हैं टाइम टू टाइम मुझे।
तो वहाँ पे मतलब शी वाज लाइक कि मुझे पूरी प्रॉपर एक ट्रीटमेंट चाहिए या मैनेजमेंट चाहिए. इट्स मीन कि पीपल आर गेटिंग अवेयरनेस, यस. कि उनको ये अवेयरनेस मिल रही है कि इन सारी चीज़ों का इलाज है एंड विदाउट हेल्प आप इसको ट्रीट नहीं कर सकते. एंड फिर जैसे हमने प्री मैरिज काउंसलिंग जो आपका वो एक एपिसोड था, उसमें जैसे बच्चियां हैं एंड आजकल जो सोसाइटी में सब कुछ चल रहा है, क्या देखते हैं कि जी बच्ची की एज 19 या 18 या 20 हो गई है तो इट्स मीन जी बड़ी हो गई है. ठीक है, बच्चा है तो वो कमाने लग गया है तो वो बड़ा हो गया है. वो ये नहीं देखते कि मेंटली तौर पे वो कितना मेच्योर हुआ है. यस. ठीक है, और आगे उनको ये चीज़ें जो है, इनकी जो इमेच्योरिटी है, वो सिर्फ उनका कद बुद्ध देख रहे हैं कि जी वो इसमें बड़े हो गए हैं और वो बड़े हैं अब. तो उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये प्री मैरिज काउंसलिंग. उसमें ज़्यादातर कमेंट्स उन बच्चियों के थे जिनको समहाउ फोर्स करके, प्रेशराइज करके छोटी ही ओके, एज तो में. आपने कोई कमेंट्स वगैरह नोट किए हैं तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें. सर मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए थे एंड आई ट्राई कि वो थोड़ा सा मैं उसको डिस्कस कर लूँ, क्योंकि देयर आर सो मेनी ऐसे भी कमेंट्स है जो हम ना नहीं भी उसको डिस्कस कर सकते क्योंकि लोगों को समझ नहीं आती कि वो प्लेटफॉर्म क्या है. सो मैं डिस्कस करूँगी प्री मैरिज काउंसलिंग की जो मैं बात कर रही हूँ, कि एक आई थिंक बच्ची थी, उन्होंने ये कहा था कि जी मेरे साथ ये सब कुछ हुआ था कि जी मेरे फादर ने सोसाइटी प्रेशर में आके या ख़ानदान वाले कह रहे हैं कि जी थोड़ी हुन कुड़ी जो है ना वो इस एज में हो गई तो अब इसकी शादी हो जानी चाहिए. मैं अभी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रही थी और अभी मैं चीज़ों को क्या उसका अवेयरनेस उनकी ले रही थी, चीज़ों को देख रही थी किस तरह से लाइफ होती है एंड ऑल दैट. ज़िंदगी के बारे में समहाउ मुझे इतना नहीं पता था एंड मैरिज इटसेल्फ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यस, वेरी तो जब वो उस चीज़ में गई, इमेच्योर माइंड के साथ गई, तो वो थोड़े ही देर बाद शादी की, आफ्टर फ्यू मंथ्स बहुत सारे इश्यूज आना शुरू हो गए क्योंकि मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं थी. यस, सो शी नीड्स अ हेल्प फॉर दैट, कि अब मैं इसको कैसे टैकल करूं. मैं छोड़ना भी चाह रही हूँ बट ड्यू टू फैमिली प्रेशर मैं उसको छोड़ भी नहीं सक रही. सो ये सारे इश्यूज आ रहे हैं. द थिंग इज़ कि लोगों को ये अवेयरनेस मिली है आपके इस इनिशिएटिव से कि दे फील कि देयर आर पीपल, देयर आर वेज जहाँ से हमें सोल्यूशंस मिल सकते हैं एंड हम उन सोल्यूशंस को फोकस भी कर सकते हैं. वो ये नहीं कर रहे कि बस ओके जी कर दिए शादी अब कुछ हो नहीं सकता. वो जैसे एक स्टेटमेंट होता था जी आपका वहाँ से अब जनाजा आना चाहिए, वो नहीं चल रहा. वो चाह रहे हैं कि हम उसके लिए स्टैंड लें और हम उस चीज़ से बाहर निकलें. एंड देयर आर प्रॉपर वेज, ज़रूरी नहीं है लड़के या नेगेटिव जाके ही हम कर सकते हैं. अच्छा फरियाल और बिलाल, ऐसा है कि जितनी भी मैंने आपकी अभी बात सुनी है उसमें मेरे 2 सेंट्स ये हैं कि आपने जो कहा ना कि कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं कि जो हम यहाँ पे नहीं बता सकते, या कुछ लोग आपकी इस इनिशिएटिव को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं. तो देखें जो ह्यूमन साइकोलॉजी या ह्यूमन ब्रेन है, बेसिकली इसके जो फंक्शंस है ना वो 2 ऑर्डर्स पे चल रहे होते हैं. एक आपके ब्रेन का फंक्शन है लोअर ऑर्डर फंक्शन. लोअर ऑर्डर फंक्शन जो है ना इट्स ऑलवेज एड्रेस योर मेमोरी. आई मीन कि आप चीज़ों को मेमोराइज करते हैं एंड दैट्स इट. व्हेन इट कम्स अबाउट द हायर ऑर्डर ऑफ फंक्शन ऑफ योर ब्रेन, तो इट मीन्स क्रिटिकल थिंकिंग, इट मीन्स क्रिएटिविटी, इट्स मीन रैशनैलिटी, इट्स मीन प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट्स मीन कि आप चीज़ों को, सोसाइटल ट्रेंड्स को एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे बल्कि आप उसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे और फिर आप अपनी एक ओपिनियन डेवलप करते हैं. तो जो हमारा पॉडकास्ट है उसकी जो ग्रैंड स्कीम ऑफ अगर नैरेटिव को हम डिफ़ाइन करें तो हमारे पॉडकास्ट को मोस्टली वो लोग देखते हैं कि जो लोग अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, जो लोग अपने कॉग्निटिव लैंडस्केप को, कॉग्निटिव फैकल्टीज़ को बेहतर करना चाहते हैं, जो लोग अपने थॉट प्रोसेस को रीडिफाइन करना चाहते हैं, जो लोग अपने पैराडाइम्स को शिफ्ट करना चाहते हैं कि वो एक ब्लिसफुल लाइफ जी सकें. सो ये ऐसे ही है ना, वो एक हम पंजाबी में बात सुनते हैं कि जी भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है. तो वो बंदा ही हमारी बात को समझेगा जो समझना चाहता है या जिसके अंदर एक ग्रोथ माइंडसेट है, प्रोग्रेसिव माइंडसेट है. वो बंदा जो पैरोकियल माइंडसेट का मालिक है, वहीं फरसूदा किस्म का माइंडसेट के जो फिक्स्ड माइंडसेट कहलाता है, उस बंदे के लिए ये बातें वैल्यूएबल नहीं होंगी. उसके लिए एक वैल्यूएबल क्या होगा, उसके लिए टिकटॉक पे डांसिंग वीडियोस वैल्यूएबल होंगी. वो वीडियोस उसके लिए वैल्यूएबल होंगी कि जिसमें कोई बंदी या बंदा लिपसिंग करके डांस कर रहा है, जिसमें वो उसको एंटरटेनमेंट मिल रही है. राइट. तो ये बिलाल वैसे भी ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि इंसानी दिमाग जो है ना वो हमेशा मज़े में रहना चाहता है, सुकून में रहना चाहता है, कंफर्ट जोन में रहना चाहता है.
एट द मोमेंट उसको सोचना पड़ता है ना, उसको किसी भी चीज़ को एनालाइज करना पड़ता है, तो वो कहता है कि नहीं मुझे ये काम ना करना पड़े। सो आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई बड़ी स्किल किस्म की टॉक सुने, कोई ऐसी टॉक सुने कि जिसमें आपका ब्रेन यूज़ हो रहा हो, आप स्किप कर देते हैं। आपका माइंड कहता है कि नहीं मुझे ये सुनने की ज़रूरत नहीं। आपको एक इंटेलिजेंट एक्सक्यूज़ मिलता है कि अच्छा इसको मैं बाद में सुनूंगा, लेकिन एट द मोमेंट आपको कोई एंटरटेनमेंट मिलती है तो आप फौरी तौर पे उस पर इंगेज हो जाते हैं, और वो एंटरटेनमेंट आप घंटों भी देखते रहें तो आपको पता नहीं चलता। जैसे हम देखते हैं कि टिकटॉक पे लोग सारा सारा दिन 5-5 घंटे उसको स्क्रॉल कर रहे हैं और वो थकते ही नहीं हैं। तो इट्स ऑल अबाउट के जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है कि जो वैल्यूएबल थिंग्स है ना वो वैल्यूएबल लोगों के लिए होती हैं, जो आइडिएशन वाली टॉक्स हैं वो आइडियाज़ वाले लोगों के लिए होती हैं। वो जैसे हमने बड़े पहले एक बात सुनी कि जो बिल्कुल आम से लोग हैं वो क्या करते हैं, वो हर वक्त लोगों को डिस्कस करते हैं, और जो मीडियोकर हैं वो क्या करते हैं, वो इवेंट्स को डिस्कस करते हैं कि जी मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे गया, वहाँ पे ये हुआ, वहाँ पे ये हुआ। और जो ग्रेट लोग हैं आप जैसे, वो क्या करते हैं, वो आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं, राइट। तो बेसिकली जब हम आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं तो उससे फिर हमारी कॉग्निटिव फैकल्टीज़, हमारे जो इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन होती है। लेकिन वो लोग के जो आइडियाज़ को नहीं सुनना चाहते, इस किस्म की टॉक्स को नहीं सुनना चाहते, मैं कहता हूँ कि वो मेंटल क्वारंटाइन होते हैं। जैसे हम कोविड में क्वारंटाइन हो गए थे ना, इसी तरह वो उन लोगों का सारी उम्र मेंटल क्वारंटाइन रहता है, वो कुछ नया नहीं सीखते। सो एक चीज़ तो ये है। दूसरा जो आपने बात की वुमेन एम्पावरमेंट की, या प्री मैरिटल काउंसलिंग, प्री मैरिज काउंसलिंग, पैट्रियार्की और पॉजिटिव मैस्कुलिनिटी, टॉक्सिक पॉजिटिविटी, ये सारी चीज़ें इस पे हमने पॉडकास्ट की है। अब इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने का मकसद क्या था? इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने का मकसद ये था कि यार हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो सोसाइटी में वुमेन एक बहुत बड़ा चंक है हमारी सोसाइटी का। आई मीन इफ़ यू टॉक अबाउट द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वुमेन, इट्स अबाउट 52% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। अब हाउ इट्स पॉसिबल कि एक मुल्क तरक्की करना चाह रहा है और वो अपनी खवातीन को पीछे रख के तरक्की करे? इट्स नॉट पॉसिबल। अब प्रॉब्लम ये है, द पेट्रियार्कल सोसाइटी लाइक इन पाकिस्तान वेयर देयर इज़ अ मैन डोमिनेंस, वहाँ पे मर्द ये समझते हैं कि ना ही औरत को तालीम दी जानी चाहिए, औरत की आवाज़ को दबा दिया जाता है, औरत की जो अगर कोई राय है उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, और हमने औरत को एक ऐसा ऑब्जेक्ट समझ लिया है कि जिस ऑब्जेक्ट को आप जो कुछ कहेंगे, जो कुछ सुनाएंगे वो सुनेगी, और वो मनोअन जो है ना वो आपकी बात मान ले। तो इस सारे सिनेरियो में हमने कोशिश किया कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, कि एटलीस्ट आप वो जो अक्ल और फहम को लगे हुए कुफल और ताले हैं वो तो आप खोलें ना। वो ताला खुलता है इल्म से, वो ताला खुलता है फहम से, कि हम आज की बेटी को ये बता सकें कि अगर वो मदरहुड की तरफ जा रही है तो उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, और प्री पेरेंटल काउंसलिंग उसके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। हमने अगर प्री मैरिज काउंसलिंग की बात की तो उसमें हमने इन चीज़ों को इसीलिए डिस्कस किया कि आप शादी करने जा रहे हैं, आप ज़िंदगी का अहम तरीन फ़ैसला करने जा रहे हैं। तो आपने अगर एक शर्ट लेनी है, जैसे आपने बड़ी प्यारी शर्ट पहनी हुई है, तो इस शर्ट को लेने से पहले आपने सोचा होगा कि ये कलर मुझ पे जचेगा नहीं जचेगा, इसकी प्राइस वैल्यू क्या है, राइट, ये कौन से ब्रांड की होनी चाहिए, इसका फैब्रिक कैसा है, ये सारे फैक्टर्स आपने मद्देनज़र रखे। तो इसी तरह हमने इन पॉडकास्ट के ज़रिए अपने बेटों और बेटियों को, अपने पाकिस्तानियों को बताने की ये कोशिश की कि यार आप अपनी ज़िंदगी का अहम तरीन फ़ैसला करने जा रहे होते हैं, कि जिस फ़ैसला के नतीजा में आप अपनी लाइफ का करीबन 1/3 अपनी फैमिली के साथ, अपनी बेगम और बच्चों के साथ गुजारते हैं। तो अगर वो फ़ैसला गलत हो, और अगर उस फ़ैसले को आपने अच्छे तरीके से ना किया हो, तो उसके क्या क्या रिपरकशंस होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि ये शादी एक प्रोसेस का नाम नहीं है कि जिसमें बैंड बाजा है, जिसमें मेहंदी नाइट है, जिसमें कवाली नाइट है, जिसमें संगीत नाइट है। इट्स नॉट लाइक अ प्रोसेस। ये तो किसी भी सोसाइटी का एक कल्चर है, जिस कल्चर को हमने बहुत फैंसी और बहुत महंगा बना दिया है। शादी नाम है जिम्मेदारियों का। तो हमने फिर उन सारी चीज़ों को इस अंदाज से डिस्कस किया। फिर हमने इस पॉडकास्ट के ज़रिए ये डिस्कस किया कि रियल वुमेन एम्पावरमेंट इज़ ऑल अबाउट एम्पावरिंग योर डॉटर्स, एम्पावरिंग योर सिस्टर्स विद एजुकेशन, कि आप अपनी बेटियों को तालीम दें, आप अपनी बेटियों को स्किलफुल बनाएं। क्योंकि हमने देखा है कि डेटा ये बताता है कि पाकिस्तान में
85% मैरिजेज ऐसी हैं कि जो अनहैप्पीड मैरिजेज हैं, कि जिसमें एक औरत सारी उम्र इस वजह से एक मर्द के साथ निभा करती है कि वो समझती है कि वो मर्द के ऊपर डिपेंडेंट है, वो कुछ कर नहीं सकती, उसके पास कोई हुनर नहीं है, उसके पास कोई एजुकेशन नहीं है, वो सेल्फ सफिशेंट नहीं है, और मर्द सारी उम्र उस औरत को ये ताना देते हुए बावर करवाता है कि जी मैं तुम्हारी ज़िम्मेदारियाँ उठाए हुए हूँ और अगर मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो तुम सड़क पे आ जाओगी। और माँ बाप की साइड से क्या एक नैरेटिव होता है कि तुम्हारी लाश ही वहाँ से निकलनी चाहिए, अब तुम्हारा घर वहीं है, तुम वहाँ पे मारें खाओ, जुल्म बर्दाश्त करो, तुम सास का नंद का जुल्म बर्दाश्त करो, अब तुमने हमारी तरफ नहीं देखना। तो वी ट्राइड आर लेवल बेस्ट कि हम अपनी बेटियों को बता सकें कि अगर आज की बेटी आर्म फोर्सेस में जा सकती है, स्पेस में जा सकती है, माउंट एवरेस्ट को सर कर सकती है, तो भाई आप अपनी बेटियों को एजुकेट करें, आप उनको इतना एम्पावर करें कि वो किसी दरिंदा सिफ्त इंसान का जुल्म सिर्फ इस वजह से बर्दाश्त ना करें कि उनके माँ बाप उनको ओन नहीं करेंगे, या वो सारी उम्र इसलिए जुल्म सहती रहें कि वो कमा नहीं सकती, वो किसी मर्द के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, और इस पर हमारा एक ऐसा भी तबका हो सकता है जो इस हवाले से ये कहेगा जी ये तो यासिर अरफात साहब तो जो है ना वो फेमिनिज़म की बुनियाद पे इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। फेमिनिज़म बेसिकली क्या है? फेमिनिज़म इज़ ऑल अबाउट कि भाई आप मिसोजिनी प्रैक्टिस की तरफ ना जाएं, आप औरतों के हवाले से जो तासुब है आप उसको ख़त्म करें, आप औरत की इक्वालिटी को अंडरस्टैंड करें कि इस्लाम ने औरत को कितना एम्पावर किया है, इस्लाम ने औरत को कितनी इज्जत दी है, इस्लाम वुमेन राइट्स की बात करता है। तो हम बेसिकली जो कल्चरल इस्लाम है उसको फॉलो करते हैं, हम जो इस्लाम की ट्रू एसेंस है उसको फॉलो नहीं करते, और उस ट्रू एसेंस को फॉलो ना करने का नतीजा ये निकलता है कि हमारी औरत बहुत ज़्यादा रिप्रेस है। अच्छा, कुछ लोग जो है ना वो कहते हैं कि जी देखें हम मेरे घर में तो मेरी जो बीवी है, जो मेरी माँ है, वो तो बड़ी एक हैप्पीली ज़िंदगी जीती है। मैं ये कहता हूँ कि आप इसको एक सब्जेक्टिव मैटर के तौर पे ना लें, आप इसको ऑब्जेक्टिवली देखें कि ओवरऑल जो है वो मुल्क में क्या सिचुएशन है। आई मीन कि बलूचिस्तान में देखें, केपीके में देखें, पंजाब के रूरल एरियाज़ में देखें, सौदर्न पंजाब में देखें, आप सिंध में देखें कि किस तरह फजूल किस्म की रसूमात हैं, कारोकारी है, वनी की रस्म होती है कि जिसमें वनी की रस्म है, कारोकारी है, किस तरह छोटी उम्र में बच्चियों की शादियां कर दी जाती हैं, जो आपने बात कही। तो ये भी एक वो था। फिर आपने डिस्कस किया है इसको मेंटल हेल्थ को, तो मेंटल हेल्थ पे तो जब हमने पॉडकास्ट किए उसका हमें इतना अच्छा फीडबैक आया कि उसमें आई मीन लोगों की डिमांड ये थी कि आप पूरी एक सीरीज स्टार्ट करें कि जिसमें आप ओसीडी को अलहदा डिस्कस करें, एंग्जाइटी को अलहदा, डिप्रेशन को अलहदा, और फिर शिज़ोफ्रीनिया को अलहदा डिस्कस करें। तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने नेक्स्ट सीज़न में इन सारे टॉपिक्स पे अलग-अलग पॉडकास्ट करें। अच्छा सर, आपने भी सारा लाइक होल पर्पस डिस्कस किया कि आपके पॉडकास्ट स्टार्ट करने का पर्पस क्या था और क्या क्या चीज़ें आपके माइंड में थी कि आपको लगा कि मुझे इतनी बिजी रूटीन में भी ये टाइम निकालना चाहिए सो दैट लोगों तक अवेयरनेस जाए, इस वे में भी जा सकती है। और सर जैसे एज आई सेड अर्लियर कि मेरा फोकस जो है वो साइकोलॉजी पे मेन जा रहा होता है। आप साइकोलॉजिस्ट हैं ना, आप चाहती हैं कि बस साइकोलॉजी पे बातें हों क्योंकि और आपकी ब्रांडिंग भी हो और क्लाइंट्स भी आएं। सर दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि ब्रांडिंग हो, बट द थिंग इज़ मेन फोकस मेरा ये है कि क्योंकि हर चलता फिरता बंदा ना साइकोलॉजिकल इलनेस में जा रहा है एंड समहाउ कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंजाइटी चल रहा है, बट एक्सेप्टेंस कोई इसके रिलेटेड कोई कमेंट्स हैं तो कोई एक आधा कमेंट ले लें। सर ज़्यादातर जो है ना जब साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की हम बात करते हैं तो फीमेल्स बहुत ज़्यादा लाइक वो अलर्ट हो जाती हैं कि फाइन ये हमें भी है, ऐसे भी ऐसे भी है। जैसे भी आप बात कर रहे थे वुमेन एम्पावरमेंट एंड ऑल दैट, तो एक और चीज़ बड़ा जो क्वेश्चन सामने आए वो अबाउट था इमोशनल स्टेबिलिटी की। ठीक है, अब इमोशनल स्टेबिलिटी में हम लोग ये समझते हैं कि जी लड़की रोए ना, हर बात पे रो ना पड़े उसको, तो जी थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। बट अगर ऑन द अदर हैंड हम देखें इमोशनल स्टेबिलिटी में क्या होता है कि लड़की को खुद कितना स्ट्रॉन्ग होना है कि वो ये ना सोचे कि मैं किसी पे डिपेंडेंट हूँ, जैसे अभी आप बात कर रहे थे। सो देयर इज़ अ गर्ल जिसने कमेंट में ये पूछा इंस्टाग्राम के उसमें कि जी कितना इम्पोर्टेंट है लड़की के लिए शादी से पहले भी अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रखना, इंडिपेंडेंट रखना। ये $1 ट्रिलियन की बात है, और मैं समझता हूँ कि जब भी हम मर्दों की बात करते हैं ना तो हम शादी से पहले ये देखते हैं कि वो फिज़िकली कितने मैच्योर हैं और वो कितना सेल्फ सफिशिएंट है। आई मीन वो अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं,
चंद पैसे कमा सकते हैं, लेकिन हम लड़की के बारे में नहीं ये सोचते कि लड़की क्या स्किलफुल है, क्या वो कमा सकती है, क्या वो कल ना अपने फाइनेंशियल बर्डन को खुद हैंडल कर Exactly. सकती है। हम लड़की के लिए हमने एक ही क्राइटेरिया रखा हुआ है कि उसके अंदर फिजिकल मैच्योरिटी आ गई है। हम ये नहीं देखते कि वो इंटेलेक्चुअली कितनी मैच्योर है, इमोशनली कितनी वो मैच्योर है। रोटी गोल तो बना आज लेती के है। हाँ देखें फ़रियाल, व्हेन इट कम्स अबाउट मैरिंग अ गर्ल, तो हमारी सोसाइटी में जो एक जनरल प्रैक्टिस है, हम लड़कियों की फ़िज़िकल मैच्योरिटी को देखते हैं, हम उनकी इमोशनल और इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी को नहीं देखते। हम ये नहीं देखते कि हमने अपनी बेटी को कितना एजुकेट किया है, कितना स्किलफुल बनाया है कि वो अपने फाइनेंशियल बर्डन्स को बियर कर सके। डैट्स द रीज़न के जो आप बात कर रही हैं, जो मैं बात कर रहा था कि किस तरह बहुत से मर्द हजरात क्या करते हैं कि ख़वातीन को एक्सप्लॉइट करते हैं। सारी उम्र ख़वातीन एक्सप्लॉइट होती हैं। तो हम पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप बच्चियों की तालीम पे पैसा खर्चें, और जब आप बेटियों को तालीम देंगे तो इट्स नॉट एन एक्सपेंस, इट्स ऑल अबाउट योर इन्वेस्टमेंट। तो आप अपनी बेटियों पे सबसे अच्छी जो इन्वेस्टमेंट है वो डॉरी की सूरत में नहीं करते, वो एजुकेशन की सूरत में करते हैं। सो इस पे बहुत बात हो सकती है। मैं यही कहूँगा कि बेटियों को तालीम दें, एंड और सर ये एक सबसे बड़ी वुमेन तालीम नो एम्पावरमेंट डाउट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बट लेट देम थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करने दें उनको, अगर उनको अलाउ किया जाए, सो दैट उनको पता हो कि उन्होंने आगे की कोई इस तरह का उनके साथ कोई इस तरह का आप कह रहे सिचुएशन या कोई सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो दे शुड नो कि हमने इसको फाइट कैसे करना है और हमने इसको किस तरह से इसमें से गुजरना है एंड किस तरह से कामली एंड स्टेबल होकर गुजरना अच्छा देखें, अगर डेटा की मैं बात करूँ ना, तो पाकिस्तान इज़ अ कंट्री अनफॉर्चुनेटली कि जहाँ पे वुमेन डिप्रेशन और वुमेन एब्यूज़ दुनिया में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जब हम इस किस्म की बात करते हैं ना, तो बहुत से लोग वेस्टर्न सोसाइटी की बात करते हैं कि जी वेस्टर्न सोसाइटी में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं ये कहता हूँ बिलाल, ये मैं $1 ट्रिलियन की बात करने लगा हूँ कि यार हमारा मुआसना और मुकाबला है ही नहीं वेस्टर्न सोसाइटी से। हम जिस नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, जिस रिलीजन के मानने वाले हैं, वो रिलीजन कहता है कि यार औरत को इज्जत दो। वो रिलीजन कहता है कि भाई आप औरत के राइट्स पे फोकस करें। और हम अगर अपना मुआसना वेस्टर्न सोसाइटी से करते हैं तो ये बिल्कुल एक इरैशनल सी बात है। देखें, हम अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, तो सुपीरियर मानना और अपनी प्रैक्टिस से सुपीरियर बनना जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है। सो जो भी मतलब एक इस्लामिक फ्रेमवर्क है, अगर इस्लामिक फ्रेमवर्क में रहते हुए हम अपनी बेटियों को एजुकेट करें, हम उनको स्किलफुल बनाएं, हम उनकी ओपिनियन को इम्पोर्टेंस दें, तो ऑब्वियसली ये जो सोसाइटी में घुटन है या वुमेन डिप्रेशन है, ये कम होगा। देखें ना, 1440 साल पहले, 44 साल पहले हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी की शादी करने लगते हैं, और रिश्ता जो है वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से आता है, और वो ख़ुद एक बहुत बड़ा कैरेक्टर हैं, एक ऐसा कैरेक्टर हैं कि जो दूसरों को इंस्पायर करने वाला है। लेकिन उसके बावजूद आप अपनी बेटी से उसकी राय लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मोस्टली प्रैक्टिस क्या होती है कि जी आपने अपनी बेटी को बस इतना कहा कि फ़लाँ दिन तेरी शादी है और हम फ़लाँ मर्द के साथ तेरी शादी कर रहे हैं। हमने ये भी नहीं देखा कि उस मर्द का आई मीन कॉग्निटिव कैसा है, थॉट प्रोसेस कैसा है, कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है, बेटी पढ़ी हुई है, लड़का बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ, या आपने अपनी किसी मजबूरी की वजह से बेटी को गले से उतारना है और आपने उससे पूछे बगैर उसकी शादी कर दी है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारी सोसाइटी में ऐसा हो रहा है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ें जनरली हमारी हो रही सोसाइटी है। में प्रैक्टिस हो रही हैं। हमें बस लगता है कि चूँकि मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ जिसमें सॉवरेनिटी है, तो हर जगह पे ऐसा है, हर जगह पे ऐसा नहीं है। तो अब बिलाल की तरफ आते हैं थोड़ा सा, और आपने मेरे हाल से निकलना था, बिल्कुल 12 बजे मेरा तो टाइम है, बिल्कुल I ठीक है have जी, to आप अपने leave। क्लाइंट्स को देखें, बिल्कुल सर। और बाकी ये है कि फिर हम अपने जो हमारा सेकंड Next सीज़न है, series है। सेकंड सीज़न में फिर हम इंशाल्लाह इन चीज़ों को इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल्स में डिस्कस ओके करेंगे। सर। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। आप अल्लाह ही को अल्लाह हाफ़िज़ बोल अल्लाह दें हाफ़िज़। जी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह तो हाफ़िज़। ईसा आप बेशक जो है ना वो बिलाल चाचू के साथ जाके बैठ जाएँ, चूँकि आपके लिए सीट खाली हो गई है। अच्छा यासर भाई, मैं तो कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि मैं स्क्रॉल करता रहता हूँ अक्सर आपकी प्रोफाइल, और आपकी वीडियोस भी जो है वो फॉर यू पे शो होती रहती हैं टिकटॉक पे, अच्छा, और सही। बाकी भी मैं देखते रहता हूँ। तो एक कमेंट था जिसमें आपने शायद ज़िद्दी बच्चों पे बात की हुई थी, और ज़िद्दी बच्चों से कैसे निपटा जा हाँ हाँ सकता हाँ है। हाँ,
वो उस पे बेसिकली हमारा वो एक पूरा पॉडकास्ट था पेरेंटिंग पर ठीक है, कि ठीक है। बच्चों को आप होलिस्टिकली कैसे रेज कर सकते हैं, उनकी अच्छे से आप तरबियत कैसे कर हाँ, सकते उसका हैं। जो एक शॉर्ट था जिस पे हमने ज़िद्दी बच्चों वाला एक जो टॉपिक का डिस्कस किया था कि इस तरह से उनको डील कर सकते हैं। तो उस सही। पे किसी ने कमेंट किया था कि शायद इनके अपने बच्चे नहीं है, शायद इसको इसलिए जो है वो ये बात कर रहे हैं या इनको शायद ओके। आइडिया नहीं है। तो क्या आप उसके लिए अपने बच्चे लेके आए हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल ये बात नहीं है। मुझे सोशल प्रूफ्स की ज़रूरत नहीं है, हाँ, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो जो लोगों ने किया था ना कि इसके अपने बच्चे नहीं हैं, वो जो वीडियो लगी थी उसको मैंने देखा कि वो काफ़ी कोई 1000 प्लस उस पे कमेंट्स आए और वो वायरल भी हो गई। ऐसे ही। और मोस्टली लोगों ने ना मुझे उस वीडियो में काफ़ी ग्रिल किया, वो मुझे बता रहा था एडिटर अब्दुल रहमान। तो मैंने वो देखा, मैंने कहा ये मैं चेक करता हूँ कि इस वीडियो में ऐसा क्या है कि लोग बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो हुआ ये कि वो जो मेरी पूरी स्टेटमेंट थी ना वो उसमें आई नहीं। वो उसने एडिटर ने क्या किया कि हाफ वीडियो लगाई है और उस वीडियो में मैं क्या बता रहा हूँ कि ज़िद्दी बच्चों से कैसे निपटा जा सकता है। मैं ये बता रहा हूँ कि भाई आप का बच्चा जब ज़िद करे ना तो आप पैनिक ना हो जाए, आप परेशान ना हो। हम पैनिक होते हैं, हम बच्चे की ज़िद पूरी कर देते हैं। हम बच्चे की ज़िद पूरी करते हुए हम ये नहीं देखते कि क्या चीज़ उसके लिए फ़ायदेमंद है, क्या नुकसानदेह है। हम अपनी पॉकेट देखते हैं, हम अपनी परचेज़ेबिलिटी देखते हैं। तो मैंने उसमें ये कहा कि भई आपका बच्चा जब ज़िद करे तो आप उसके रोने पे जब उसकी ज़िद पूरी करते हैं तो बच्चे की नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो जाती है। बच्चा ये समझता है कि मैं चूँकि रोता हूँ, मेरी ज़िद पूरी हो जाती है। अब वो जब भी उसने अपनी ज़िद मनवानी होती है वो रोना शुरू कर देता है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि आप उसके रोने पे पैनिक ना हो। दूसरा ये है कि आप उसको लॉजिकली कोई स्टेटमेंट दें कि आप उसकी ज़िद पूरी क्यों नहीं कर रहे। तो इस पे लोगों ने कहा कि बच्चा है, वो बच्चे को तो समझ ही नहीं है, बच्चा लॉजिक की ज़ुबान थोड़ी समझेगा। हमारे तो यहाँ से बड़ों को भी लॉजिक समझ नहीं हाँ, आती। तो मैं यहाँ पे ना उन तमाम हाँ। व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूँ कि एक 3 महीने का बच्चा माँ के लम्स से अंदाज़ा लगा लेता है कि माँ की इमोशनल स्टेट क्या है। और ये हमारी हाम-ख़याली होती है कि बच्चे को बिल्कुल। समझ नहीं आती। बच्चे सब समझते हैं, यही तो मसला है कि हम बच्चों को बच्चा समझते हैं। हम बच्चों के सामने लड़ाइयाँ करते हैं, झगड़े करते हैं, हमें अपनी बात नहीं कन्वे करनी आती। दैट्स द रीज़न कि बच्चे की लैंग्वेज स्किल्स भी डेवलप नहीं होती। तो लॉजिकल समझाने का मतलब ये है कि आपने बच्चे को एक लॉजिकल स्टेटमेंट देनी है, आपने रीजनिंग देनी है कि आप उसकी ज़िद क्यों नहीं पूरी कर रहे। लेकिन वो रीजनिंग भी एक रिस्पेक्टेबल वे से देनी है। हम क्या करते हैं कि रीजनिंग देते हुए भी 3-4 चपेड़ें करवा देते हैं। रीजनिंग आपने रिस्पेक्टेबल वे से देनी है और कम से कम उस जुमले को आप 7 दफ़ा बोलें। अब ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है और मेरी अपनी प्रैक्टिस है कि जब आप एक जुमला 7 बार बोलते हैं तो दूसरे शख्स की रेजिस्टेंस जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो आप जब 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा ये काम करेंगे ना रीज़निंग वाला, तो आपके बच्चे की रीइंफोर्समेंट ये होगी कि मैं जितना भी चीखता हूँ, जितना भी चिल्लाता हूँ, मेरी ज़िद तो पूरी होती नहीं। तो बेहतर है कि मैं ज़िद ना करूँ। तो ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट वे है कि आपने स्टबर्न बच्चों को कैसे हैंडल करना है। बच्चे सब समझ रहे होते हैं। ये हमारी खामख़याली है कि उनको पता नहीं होता। तो आप देखें ना, इसकी बड़ी सादा सी मिसाल है। आप लेट्स से कि मूसा कहता है कि मैंने रोड पे क्रिकेट खेलनी है और मुझे पता है कि अगर ये रोड पे क्रिकेट खेलेगा तो खुदा ना हादसा एक्सीडेंट हो सकता है। अब अगर ये ज़िद कर रहा है कि मैंने रोड पर क्रिकेट खेलनी ही है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इसको लॉजिकल स्टेटमेंट देनी चाहिए कि बेटा अगर आप रोड पर क्रिकेट खेलेंगे तो ऐसा हो सकता है कि कोई गाड़ी, कोई कार आपको हिट कर सकती है। अब ये बस ज़िद है कि मैंने खेलना ही खेलना है। तो मुझे बार-बार उसको लॉजिकली यही स्टेटमेंट देनी है कि मैं आपको इजाज़त नहीं दे सकता रोड पर खेलने की क्योंकि आपको कोई गाड़ी हिट कर सकती है। जब मैं ये बार-बार स्टेटमेंट दूँगा, उसके बावजूद भी अगर ये बस ज़िद है तो मुझे इसकी ये ज़िद पूरी नहीं करनी। मुझे ये नहीं देखना कि ये रो रहा है, ये चीख रहा है, ये चिल्ला रहा है। मुझे ये देखना है कि क्या इसके लिए फ़ायदेमंद है। हम मार्केट जाते हैं, हम मार्केट में देखते हैं कि ये कहता है कि मैंने फ़लाँ चीज़ लेनी है और मुझे पता है कि ये फ़लाँ चीज़ इसके लिए बेहतर नहीं है। लेट्स से कि इसका गला ख़राब है और ये कह रहा है कि जी मैंने आइसक्रीम खानी है। तो उस वक़्त जो है वो मुझे इसको लॉजिकली बताना है कि बेटा मैं आपको आइसक्रीम इसलिए नहीं लेके दे रहा कि अगर आप ये आइसक्रीम खाएँगे तो आपको ज़्यादा कफ़ होगी, आपका ज़्यादा गला ख़राब होगा। तो हम क्या करते हैं, हम बच्चे की चीखो-पुकार को सुन के पैनिक होते हुए हम उसकी ज़िद पूरी कर देते हैं। तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने स्टेटमेंट दी थी। वो चूँकि आधी वीडियो गई उसमें तो वो लोगों को प्रॉपर मैसेज कन्वे नहीं हुआ और लोगों ने उस पे फिर अपनी जो जो भी उनके थे इनसाइट्स या इनसाइट्स तो नहीं, जो भी उनके ऑफेंस था लोगों ने उसमें बिल्कुल, बिल्कुल। बताया।
अच्छा, एक कमेंट ये भी था, क्योंकि हमने जब बात की थी स्कूल लाइफ के ऊपर बच्चों की, तो आपने उसमें मेंशन किया था कि 5 साल से कम बच्चे को स्कूल में एडमिट नहीं करवाना चाहिए। हम्म। तो एक फीमेल थी, उन्होंने ये कमेंट किया था कि मैंने जो मेरा बड़ा बेटा है उसको 5 साल की एज के बाद हमने बड़ा लाड प्यार में रखा और हम्म। 5 साल की एज के बाद में भेजा है, तो अभी तक उसका फोकस ही नहीं है एजुकेशन पे। हम्म। तो उसका क्या सीन है? देखें, ये जो आपने क्वेश्चन किया ना, इसका मैं वाइट एंड ब्लैक में कोई आंसर नहीं कर सकता। उस हतून ने जो भी कमेंट में बात पूछी है, हमें तो नहीं पता कि 5 साल पहले वो बच्चों को किस तरह हैंडल करते रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। 5 साल पहले उन्होंने बच्चे को कितना ओवर पैम्पर किया है। हाँ, नहीं, ऐसा, उन्होंने लिखा हुआ है हमने बड़ा लाड प्यार में रखा हाँ था उसको। देखें, तो हमने तो ओवर पैम्परिंग के खिलाफ पूरी एक पॉडकास्ट में हमने पूरा सेक्शन डिस्कस किया कि हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग नहीं करनी। जब आप बच्चे को अनड्यू फेवर करेंगे, जब आप बच्चे की हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश पूरी करेंगे, जब आप बच्चे को ओवर फैसिलिटेट करेंगे और 5 साल के बाद आप बच्चे को कहें कि आपका बेटा अपना बैग उठा के स्कूल जाए, अपने लेसिस खुद बंद करे, सॉक्स खुद पहने, तो वो तो कभी भी अपने कंफर्ट जोन से नहीं ना निकलेगा। उसको हर हर मामले पे आपको आपकी सपोर्ट चाहिए। सॉक्स पहनते हुए भी चाहिए, उसने यूनिफॉर्म भी पहनना है तो आप की सपोर्ट से पहनना है। वो चाहेगा कि उसका बैग भी कोई उठाए, और उसको स्कूल में भी ऐसी टीचर मिले कि जो उसको स्पून फीडिंग करे, जो उसके होमवर्क को भी खुद लिखे, उसकी कॉपी राइटिंग भी खुद करे। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपने अपने बच्चे की रेजिंग किस तरह की है। अगर वो ओवर पैम्पर्ड है तो ऑब्वियसली आप इस बात को इस चीज़ के साथ तो नहीं मिक्सअप कर सकते कि जी बच्चे को आपने 4.5 साल 5 साल की उम्र में, वो तो हमने इस कॉन्टेक्स्ट में की थी कि इट्स अ चाइल्ड अब्यूज़ कि आप 2.5 साल 3.5 साल के बच्चे को स्कूल भेजते हैं, और ये वो उम्र होती है कि जिसमें बच्चे को पेरेंट्स की मोहब्बत, शफ़क़त और अटेंशन चाहिए। कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चे के साथ रिफ्लेक्टिव कॉन्वर्सेशन करें, उनको अपना टाइम दें, उनको घुमाएं फिराएं, उनको फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें कि उनकी एक होलिस्टिक पर्सनैलिटी बिल्ड हो सके। बजाय इसके कि आप बच्चे को छोटी उम्र में स्कूल भेज दें, वो सुबह उठने को तैयार नहीं है, वो जिस क्लासरूम में जा रहा है वहाँ पे उसको सिर्फ अथॉरिटी के रूल को ओबे करना सिखाया जा रहा है, जिसको वो नॉम चॉम्स्की कहता है कि हमारे स्कूलों में क्या होता है कि एक छोटी उम्र का बच्चा स्कूल में जाता है, उसको क्रिएटिव होना नहीं सिखाया जाता, उसको रैशनैलिटी नहीं सिखाई जाती, उसको ये नहीं सिखाया जाता कि उसने प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है, ऐसे ही। उसकी अपनी क्या ओपिनियन है। उसको क्या सिखाया जाता है कि तुमने अथॉरिटी को ओबे कैसे करना है, और जो भी उसकी ओबीडियंस का इजहार नहीं करता तो उसको सज़ा दी जाती है, उसको बैड चाइल्ड समझा जाता है। तो इसको फिर हमने काफ़ी डिस्कस किया। सो ये जो इस किस्म के कमेंट्स हैं, ये समझ लें कि एक सब्जेक्टिव मैटर है, और उस सब्जेक्टिव मैटर को एनालाइज किए बिना हम मज़ीद इस पे टॉक नहीं कर सकते। मैंने जर्नली एक स्टेटमेंट दे दी है, आई थिंक इतना हाँ, काफ़ी ये है। ठीक है। अच्छा, एक कमेंट मेरी नज़र से गुज़रा, आपकी किसी हम्म। एक वीडियो में था, वीडियो मुझे याद नहीं है, हाँ। कि उसमें लिखा था कि हर उल्टी बात करो और मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ। तो ओके। इसको आप कैसे लेते हैं? और हाँ। सेकंड, मैं इसी के साथ अपना एक क्वेश्चन अटैच करना चाहूँगा हम्म। कि हाउ डू यू हैंडल क्रिटिसिज्म? कि जब हम पे भी हाँ, क्रिटिसिज्म किया जाता है तो हम ये आपने ट्रिलियन डॉलर की बात की है। क्या ही खूबसूरत बात की है। आप के लिए तालियां तालियां बजाएं भाई चाचू के लिए। नहीं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो यार, पहली बात तो ये है कि आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर। आप भी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हैं। ऐसे लेकिन ही। मुझे ये बताएं कि कहीं ना कहीं आप की माशाल्लाह इतनी बड़ी टीम है, आप CEO हैं DG हुड के, कहीं ना कहीं आप अपनी टॉक्स में स्टाफ को मोटिवेट कर रहे होते हैं या नहीं कर रहे होते? हाँ, कर रहे कर होते रहे हैं, होते हैं। ऑब्वियसली, आप अपनी ऑब्वियसली। मदर के साथ बैठते हैं तो माँ कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रही होती है। बिल्कुल। कर रही होती है, बिल्कुल। मैं अपने बच्चों के साथ टॉक्स करता हूँ तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिल रही होती है। मैं एक लीडरशिप ट्रेनर हूँ, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन मेरी ट्रेनिंग्स के दौरान आपके कुछ जुमले ऐसे होते हैं कि जो एक इमोटिव वैल्यू भी क्रिएट करते हैं। अब ये जो किसी शरीफ आदमी ने, मासूम आदमी ने जो बात की है ना कि जिसको कुछ नहीं पता होता, या क्या बात की है उसने? कि हर उल्टी बात करो हाँ, और हर उल्टी आप जो बात है करने ना। वाला बंदा मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है। देखिए, जब भी एक सोसाइटी में एक चीज़ कॉमन होती है ना, तो लोगों को डीप डाउन इनसाइड पता ही नहीं होता कि मोटिवेशनल स्पीकर कौन होता है, इंस्पिरेशनल स्पीकर कौन होता है, एक लाइफ कोच का क्या काम है, एक ट्रेनर का क्या काम है। लोग ट्रेनर को, लाइफ कोच को, इंस्पिरेशनल स्पीकर को भी मोटिवेशनल स्पीकर समझते हैं, राइट? तो चूँकि जो कोई भी ट्रेनर है, कोई भी जो स्कॉलर है ना, वो हमेशा ऐसी बात करेगा जो थोड़ी स्किल किस्म की होगी। जो मैंने पहले बात कही ना कि वो आपकी थॉट प्रोसेस को चैलेंज करता है, वो रवायत से हट के कोई बात करता है।
जैसे ही वो रवायत से हट के कोई बात करेगा तो लोग उसकी बात को चैलेंज करेंगे, लोग उसकी बात को रेजिस्ट करेंगे और वो किस खाते में डाल देंगे कि जी ये मोटिवेशनल स्पीकर है। अब इस पे ना देखें, हमने प्री पेरेंटल काउंसलिंग को डिस्कस किया तो लोगों ने कहा कि अब हमें आप सिखाएंगे कि अम्मा अब्बा कब बनना है और कैसे बनना ऐसे है। ही। भाई हमें बहुत पता है, आपसे ज़्यादा पता है कि अम्मा अब्बा कैसे बनना है, राइट। और फिर बच्चों की तरबियत कैसे करनी है हमें बहुत पता है। इसी तरह प्री मैरिटल काउंसलिंग पे हमने बात की तो लोगों ने कहा कि अच्छा भाई ये तो हमारे पेरेंट्स हमें बेहतर गाइड कर सकते हैं, या ये प्री मैरिटल काउंसलिंग क्या होती है। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें हमारी सोसाइटीज़ में हमारी सोसाइटी में डिस्कस नहीं होती। जब एक नई चीज़ सोसाइटी में डिस्कस होती है तो लोग उसको रेजिस्ट करते हैं। कल की बात है कि हमने एक पॉडकास्ट किया था कॉर्पोरेट ड्रेसिंग पे, तो उस पे मैंने बात की कि पावर ड्रेसिंग क्या है। तो अब ऑब्वियसली पावर ड्रेसिंग वो ड्रेसिंग है कि जिस लिबास को आप पहनते हैं तो आप एक सबलिमिनल मैसेज देते हैं कि यू हैव एन अथॉरिटी और यू हैव अ सक्सेस स्टेटस, और आपका लेवल ऑफ सक्सेस, आपका कॉन्फिडेंस उससे झलक रहा होता है और आप उस लिबास को पहन के हाई फील करते हैं। अब लोगों ने कहा कि जी मैं तो कच्छा पहन के भी हाई फील करता हूँ, तो मैं ऐसे लोगों से कहता हूँ कि भाई पावर ड्रेसिंग की बात हम ये नहीं कह रहे कि आपने बेडरूम में सोने के लिए भी पावर ड्रेसिंग करनी है। पावर ड्रेसिंग की बात हो रही थी कॉर्पोरेट लेवल पे। बिल्कुल। लोग किसी भी चीज़ के कॉन्टेक्स्ट को समझे बगैर, उसके सियाको सबाक को समझे बगैर जो है वो जब कमेंट करते हैं तो वो यूज़लेस कमेंट्स होते हैं, राइट। तो मैं कभी भी बॉदर नहीं करता। स्टार्ट में जब मैंने ये सोशल्स पे कंटेंट डाला तो स्टार्ट में मैंने लोगों के कमेंट्स पढ़े, तो क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है, इंसान इन्फ्लुएंस तो होता है बिल्कुल। कि यार लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन फिर मैंने उसी दिन फैसला किया कि अगर पाकिस्तान में 24 करोड़ 22 करोड़ आबादी है तो हर इंसान डिफरेंट है, हर इंसान का थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, हर इंसान का एकेडमिक बैकग्राउंड डिफरेंट है, हर इंसान का कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट है। एक चीज़ जो मेरे लिए बेहतर है दूसरा शख्स उसके लिए वो चीज़ बेहतर नहीं है। एक चीज़ जिसको मैं पसंद करता हूँ ज़रूरी नहीं है कि आप भी वो चीज़ पसंद करें, और जो मेरा थॉट प्रोसेस है ज़रूरी नहीं है कि दूसरे लोगों का भी वही थॉट प्रोसेस हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ्स होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सोसाइटी में नॉर्म्स बन जाती हैं, वो सोसाइटी का न्यू नॉर्मल होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिस पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चलता रहता है, जिसमें डाइवर्जेंसीज होती हैं। सो आपका काम है आप अपना नैरेटिव दें। आपको ये फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि लोग इस पे क्या कहेंगे, चूँकि लोगों को यहाँ पे पाकिस्तान में खाने पीने सोने के अलावा हड हरामी के अलावा माज़रत के साथ कोई काम नहीं है। बिल्कुल। मोस्टली लोगों की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप वेस्टर्न सोसाइटी का कंपैरिजन पाकिस्तानी सोसाइटी से करें तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ का नौजवान कितना बिजी रहता है, वहाँ पे लोग कितनी मेहनत करते हैं। आपने अगर उनकी हार्ड वर्किंग इंडेक्स को देखना है तो आप ज़रा उन लोगों से पूछें जो पाकिस्तानी यूरोप में काम करते हैं, आपको वो बताएंगे कि किस तरह वो 12-12 घंटे मेहनत करते हैं और फिर कहीं जाके उनकी लाइफ में बिल्कुल। लग्जरीज आती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ਵੱਡੇ ਭਾਈ स्पेन गए हुए ने ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਭਾਈ ਈਦ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਈਦੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਭਾई ने 14 आईफोन प्रो भेज मैक्स लेना हाँ, है, ऐसे ही है। राइट। सो वो कौम के जिसको हड हरामी की आदत पड़ी हुई हो, वो कौम के जो कुछ नया नहीं सोचना चाहती, वो कौम के जो सोसाइटल ट्रेंड्स पे क्वेश्चंस नहीं उठाती, उसके लिए इस किस्म की बातें यूजलेस होती हैं। बिल्कुल। क्या कभी किसी ने क्वेश्चन किया कि एक 200 करोड़ की शादी होती है और उस पे बल्ले बल्ले हो रही है, उस पे रील्स बन रही हैं और उस पे तालियां बजाई जा रही हैं, क्या कभी किसी ने इस पे क्वेश्चन किया कि इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या कभी किसी ने क्वेश्चन किया कि किस हकीम ने कहा है कि आप मेहंदी के फंक्शंस को 8-8 दिन करें और आप इतना डिकोर करें और आप अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा दें, आप उधार पकड़ के शादी करें, या आप इस वजह से शादी ना करें कि आपकी जेब में पैसे नहीं हैं? बिल्कुल। ठीक है, तो ये देखें ना कि जब आप सोसाइटल ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ नहीं है। जब आपके यहाँ पे कुछ होता है तो फिर आप हर चीज़ को अपनी अकल और फहम की तरक्की में तराजू में तोलते हैं, फिर आप अपना नैरेटिव बिल्ड करते हैं, राइट। तो इट्स ऑल अबाउट के आई मीन आपकी सोच क्या है। तो मेरी सोच ज़रूरी नहीं है कि सारे लोगों की सोच के साथ रेजोनेट करें या सब लोग मेरी बात से मुत्फिक करें। और जो आपने बात की ना कि मैं तनकीद को किस नज़र से लेता हूँ, देखें जो तनकीद अच्छी होती है वो मुझे सिखाती है। जैसे कल एक वीडियो अपलोड हुई तो उसमें जो कोर्ट के स्पेलिंग थे वो गलत थे,
उसमें एक और भी स्पेलिंग गलत है। तो उसमें वो एक स्टेट बैंक के जॉइंट डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहीं वो वीडियो देखी तो उन्होंने कहा कि ये आपने ना स्पेलिंग गलत लिखा है। अब वो ठीक है, लेकिन आपको किसी चीज़ का पता ही नहीं है और आप उस पे मतलब नफ़रत में या हसद में आके कोई तनकीद कर या रही हैं, आपकी सोच से वो लाइन नहीं ठीक हो है, रही, तो आप ऐसा भी कहते हैं होता कि है जी दूसरा शख्स गलत है। आप स्ट्रेटली चंद दिन पहले एक अफ्तार डिनर पे मैं गया तो वहाँ पे एक शख्स कहता है कि जी मुझे पेंट कोट पहनने वाले लोग जहर लगते हैं, मुझे उर्दू इंग्लिश बोलने वाले लोग जहर लगते हैं। और उसने मिसालें क्या क्या दी, मिसालें उसने ये दी कि जी इटली में वो अपनी ज़ुबान बोलते हैं फलां। देखें, किसी से नफ़रत करना ये चीज़ बड़ी गलत है। मसला ये है कि हमें शुरू से ही जो है ना वो नफ़रत करना सिखाई गई है। हमारा जो एक कौमी सतह पे कुछ इस किस्म के डायनामिक्स रहे हैं कि हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक्सेप्ट करना हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। मैं कहता हूँ कि जो मेरा सच है वो सबका सच होना चाहिए। मेरे अंदर इतना ज़र्फ़ नहीं है कि मैं दूसरे के सच को भी वैल्यू दूं या मैं दूसरे के सच के लिए भी गुंजाइश पैदा करूं, मैं दूसरे की राय का भी एहतराम करूं, मैं उसको भी रिस्पेक्ट दूं। हम क्या करते हैं, हम स्ट्रेटली चीज़ों को वाइट एंड ब्लैक में देखते हैं। हम कहते हैं ग्रे शेड है ही नहीं, या तो मेरी बात ठीक है या दूसरे की बात ठीक है। बिल्कुल तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसी भी सोसाइटी का एक हुस्न होता है और जब आप चीज़ों को क्रिटिकली देखते हैं तो ये चीज़ आपकी जो क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग है उसको भी नर्चर करती है। सो तनकीद बराए तनकीद जो है ना उसको तो मैं जूते की नोक पे रखता हूँ, आई डैम केयर। लेकिन जो तनकीद बराए इस्लाह है उसको मैं इम्पॉर्टेंट समझता हूँ। जैसे आपने भी कोई लास्ट मीटिंग मेरी आपसे जब हुई कि मैंने कहा कि मुझे आपको ये 1-2 तजावीज़ सेम पॉडकास्ट के हवाले से, तो आपने मुझे कहा कि यार आप ना बोलते बहुत ज़्यादा हैं, आप गेस्ट को नहीं बोलने देते। तो वो अब आपकी जो तनकीद थी वो तनकीद बराए इस्लाह थी, तो मैंने उसको इम्पोर्टेंस दी और फिर मैंने उस चीज़ का बरमला इज़हार अपने पॉडकास्ट में भी किया कि यार मसला ये है कि मैं एक तो स्पीकर हूँ और दूसरे नंबर पे ये है कि मेरा ये ज़ाविया नज़र था कि पॉडकास्ट में 2 साइडेड कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, तो लेट्स से कि जी हम बात कर रहे हैं तो दोनों को बात करनी चाहिए। लेकिन फिर मैंने कोशिश की कि भाई गेस्ट को ज़्यादा बोलने का मौका दिया जाए, मैं कम बोलूँ, तो वो आपकी एक तनकीद बिल्कुल जायज़ थी। लेकिन अगर आप ये कहें कि यासिर साहब आपका पॉडकास्ट तो बिल्कुल फारिग है, आप तो बिल्कुल इट्स यूज़लेस, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, यूट्यूब पे तो ऑलरेडी इतनी वीडियोस पड़ी हुई हैं, लोग वो देख लेंगे, या आप वो टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं कि जो टॉपिक्स यूज़लेस हैं, आप बात करें भाई ऑनलाइन पैसा कैसे कमाना है, आप सिर्फ उसी पे पॉडकास्ट करें, आप क्या सोसाइटल डायनामिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो वो एक तनकीद ऐसी होगी कि जिसमें हो सकता है कि मुझे किसी की जेलसी नज़र आए, किसी का हेट नज़र आए, किसी का प्रेजुडिस नज़र आए, राइट। तो मतलब ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती और इन चीज़ों को इतना सीरियस भी नहीं लेना चाहिए। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि आपका लोकस ऑफ कंट्रोल जब आपके अपने हाथ में होता है तो आपको लोगों की तनकीद बातें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। मेरी तो मिसिस इस हवाले से कहती है कि आप बड़े ढीठ इंसान हैं, मतलब सही बात है। वो कहती है मुझे भी आप ऐसे ही बना दें, क्योंकि वो उसका ये सीन है ना कि छोटी सी बात हो दिल वो पे ले लेती दिल पे ले लेती, परेशान हो जाती है। अभी सुबह मैं उसको इतना सुबह मैं अभी उसको इतना काउंसल करके आया हूँ एक इशू पे। हमारे घर रात को अचानक से गेस्ट आ गए, अचानक से मतलब रात को 11 बजे ना मैं बेगम के साथ गप्पे शप्पे मारा था, हम एक ड्रामा देख रहे थे, तो अचानक से गेस्ट आ गए बगैर बताए। तो एनीवेज वो हमने उनको रिसीव किया, सर्व किया, लेकिन मैंने एक सिंगल स्टेटमेंट बोल दी गेस्ट को कि लेट्स से कि अगर हम बाहर गए भी होते, लेट्स से कि हम अगर सोए भी होते, तो आप तो मतलब थोड़ा सा सफ़र करते ना, तो यार क्या अच्छा नहीं था कि आप आने से पहले एक कॉल कर देते। तो वो जो गेस्ट है ना वो ज़रा इस बात पे माइंड करके कि यासिर अरफाज साहब ने ये बात क्यों कही है, तो वो बेगम इस वजह से परेशान होगी कि शायद मैंने ये गलत बात की। तो मैंने फिर उसको सुबह समझाया कि यार मैंने गलत बात नहीं की, मैंने बात ठीक की है। अगले बंदे को थोड़ी दुरुस्तगी करनी चाहिए कि हाँ मतलब ये है कि ये बात हुई है और हमें अपने आप को दुरुस्त करना है। तो फिर मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा यार ये ऐसे ही है कि एक बच्चा स्कूल जाता है, होमवर्क नहीं करता, टीचर उसको डांटती है और वो घर आके कहता है कि जी टीचर मुझे मारती है, डांटती है। उसने ये नहीं देखना कि वो क्यों डांट रही है, वो क्यों मार रही है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो पैरोकियल माइंडसेट है, जो एक फिक्स्ड माइंडसेट है, या वो लोग के जिनके अक्लों पे ताले लगे हुए हैं ना, वो लोग क्या करते हैं कि उनको कोई अच्छी बात भी आप बता दें तो वो उसको पर्सनल ले जाते हैं, वो उसको अपनी ईगो का मसला बना लेते हैं। वो समझते हैं कि जी इसने तो
मुझे ह्यूमिलिएट किया, इससे मेरी इज्जत में कमी आई है। तो आपको अगर कोई बात सही बता रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट करें ओपन हार्ट के साथ। इससे आपकी पर्सनैलिटी में एक पुख्तगी आती है और आपकी पर्सनैलिटी में एक वैल्यू एडिशन होती है। अच्छा, एक तो आप खुद भी माशाल्लाह सूटेड बूटेड रहते हैं हर वक्त, और मैंने खुद भी काफ़ी चीज़ें आपसे सीखी हैं ड्रेसिंग के लिहाज से, और आपके अक्सर आप पॉडकास्ट स्पेसिफिकली मैंने बहुत कम देखे हैं कि जिसके अंदर ड्रेसिंग को ही डिस्कस किया जाए कि पावर ड्रेसिंग क्या है, टाई की कलर स्कीम, और ये पॉकेट स्केल को किस तरह से सेट करना है, और ये मैंने आपसे सीखा है ये चीज़ें काफ़ी। लेकिन इसके अंदर एक नेगेटिव एक कमेंट जो मैंने देखा था वो ये भी आता है कि जी देखें, ये तो गुलाम लोग पैंट कोट ज़्यादातर पहनते हैं। आप मार्क ज़करबर्ग को देख लें, वो एक ही टी शर्ट में होता है। एलॉन मस्क को देख लें, वो तो नहीं पहनता पैंट कोट। तो ये इस चीज़ को आप कैसे देखेंगे? आज ये आपने मेरी दुखती रग पे, ये तो डायरेक्ट मेरे ऊपर अटैक हो गया। ठीक है, अच्छा देखें बिलाल, ये मेरी बात याद रखो, ये मैं आपको ना $1 ट्रिलियन की बात बता रहा हूँ। अगर आज के पॉडकास्ट में सिर्फ आज अपनी मेंटल बास्केट में ये एक बात ले जाएंगे ना तो आप मुझे दुआएं देंगे। देखो यार, बड़ी माज़रत के साथ पाकिस्तान में हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा मसला ये है कि हम ना चीज़ों को गहराई में नहीं देखते, हम सुपरफिशियली चीज़ों को देखते हैं। अगर आपने इस चीज़ का अमली इज़हार देखना है तो आप सोशल मीडिया पे देखें कि सोशल मीडिया पे एक ख़बर आती है, हम उस ख़बर की तहकीक किए बगैर, हम उसके कॉन्टेक्स्ट को देखे बगैर, हम उसको उसकी हिस्ट्री देखे बगैर हम क्या करते हैं, हम उसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और हम उसको वायरल कर देते हैं। जब आप ड्रेसिंग की बात करते हैं तो ड्रेसिंग के हवाले से जो मिसकंसेप्शंस हैं या जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं, पहली चीज़ तो ये है कि आपने मार्क ज़करबर्ग, एलॉन मस्क या जेफ बेज़ोस को टी शर्ट में देखा है, लेकिन क्या आपने कभी उनकी अपस्किल लेवल पे प्रेजेंस को देखा है कि क्या अपस्किल लेवल मीटिंग्स में, एग्जेक्टिव्स लेवल मीटिंग्स में भी वो यही लिबास पहनते हैं? तो इसका जवाब है नो, वो बिल्कुल भी ऐसा लिबास नहीं पहनते। आपको ना वो पूरा एक बैकग्राउंड देखना पड़ता है। उसका बैकग्राउंड ये है कि वो अपना वक्त बचाना चाहते हैं, वो एक ही कलर की टी शर्ट ले लेते हैं। जैसे आप देखेंगे कि मैंने वाइट ही पहनी होती है, कभी मैंने कोई कलर्ड शर्ट नहीं पहनी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यार मुझे अपना वक्त बचाना है और मुझे वाइट शर्ट वैसे भी अच्छी लगती है। फिर इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं कि 2-3 पैंट कोट ले लो, वाइट शर्ट पहनो, टाइयाँ बदलते रहो और लोगों को ये लगेगा पता नहीं कितने पैंट कोट हैं इसके पास। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमें चीज़ों को ना इन डेप्थ देखना चाहिए। ये आपने ट्रिक बता दी। ठीक है, हाँ, चीज़ों को इन डेप्थ देखना चाहिए। ये नहीं है कि आपने एक चीज़ देखी है और आप कह रहे हैं कि जी बस ये ऐसे ही है। तो आपने चीज़ों को सुपरफिशियली नहीं देखना, आपने उसके बैकग्राउंड को देखना है, उसकी डेप्थ को देखना है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है, उसका बैकग्राउंड क्या था। जब आप चूज़ एंड पिक मेथड अप्लाई करते हुए अपनी मर्ज़ी की बात को किसी के साथ लगा देते हैं तो ये चीज़ एक अनजस्टिफाइड बात है। दूसरा, जो आपने पेंट कोट वाली बात की ना कि ये एक स्लेवरी माइंडसेट है कि जी आप गोरे का लिबास पहनते हैं, तो भैया आप गोरे का बनाया हुआ मोबाइल भी ना यूज़ करें, आप स्टीव जॉब्स का बाइकआउट करें, आप एडिसन के बनाए हुए बल्ब का इस्तेमाल ना करें। द प्रॉब्लम इज़ कि हम लोग जो है ना वो इस डिल्यूजन में है कि हम बड़ी अजीम कौम हैं। और भाई इस डिल्यूजन से निकलो, आप बिल्कुल अजीम कौम नहीं है। आपने इंटरनेशनली किया क्या आज तक? मतलब यहाँ पे आपकी कोई कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं है। अगर आप सिर्फ R&D की बात करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें, तो पूरी मुस्लिम उम्मा का जो R&D का बजट है वो एक तरफ है, और सिर्फ इजराइल जो है उसके R&D के बजट को देखें तो वो अपने GDP का 4.7% इस पे खर्चता है। उसके बाद जापान का नंबर है, उसके बाद अमेरिका का, राइट। फिर आप देखें, आपको ये सबसे बड़ी डिल्यूजन है कि पाकिस्तान एक अजीम कौम है, पाकिस्तान इस्लाम का किला है, हम दिल्ली के लाल किले पे झंडा लहराएंगे, हम ये करेंगे। भाई खुदा का नाम है, $1 अरब के लिए आप IMF वर्ल्ड बैंक की भीख मांग रहे हो। आप जो पेरिस क्लब है या जो दुनिया के बड़े बड़े जो क्रेडिटर्स हैं उनकी मर्ज़ी के खिलाफ आप पेट्रोल की प्राइसेस नहीं कम कर सकते और बातें करते हैं आप कि जी हम अजीम कौम है और हमें स्लेव माइंडसेट नहीं रखना चाहिए। आप देखो ना कि दुनिया में एक रूल चलता है माइट इज़ राइट का, और इसमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। और इस पे वो भी बात कहता है, कौन बात कहता है यार, जॉन लॉक या पता नहीं कौन है। मैं चूँकि पॉलिटिकल साइंस का भी स्टूडेंट हूँ तो हमने वो बड़े ना फिलोसफर्स को पढ़ा, बेंथम को, जॉन लॉक को, प्लेटूस को, अरिस्टोटल, सोक्रेटिस को। तो वो उसने बात की थी विल टू पावर, कि हर इंसान जो है ना वो ताकत का हसूल चाहता है, हर कौम ताकत का हसूल चाहती है। तो आपकी औकात ये है कि इंटरनेशनली आपकी कोई बात नहीं सुनता। और दूसरी तरफ आप देखें कि UN के चार्टर पे 5 मुल्क ऐसे हैं कि जिनको वीटो की पावर है, और उसमें
पूरी मुस्लिम उम्मा जो यूनाइटेड नेशंस के बजट में कंट्रीब्यूट करती है, इट्स ओनली अबाउट 0.7%, और अकेला जापान जो है वो 24% यूएन के बजट में कंट्रीब्यूट करता है। पैसा आपकी जेब में नहीं है, ऐसे ही। इन्वेंशंस आपने की नहीं है, R&D पे आप फोकस नहीं करते। पूरी मुस्लिम उम्मा में आप देखें कि कितने नोबल लॉरिएट हैं, कितने लोगों को नोबल प्राइज़ मिला है? सिर्फ 12 लोगों को। अमेरिका की सिर्फ जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ से निकलने वाले जो लोग हैं वो करीबन को 160 प्लस नोबल पीस प्राइज़ उनको मिल चुका है। सो दिस इज़ व्हाट, कि हमें चीज़ों को ना थोड़ा सा रैशनल देखना है। हमें जज्बाती कौम, हम कहते हैं कि ये नहीं करना वो नहीं करना, उसके लिए पहले अपनी औकात बनाओ, अपनी वर्थ बनाओ। जब आपकी इंटरनेशनल वर्थ होती है ना तो फिर आपकी बात की इम्पोर्टेंस भी होती है। जब एक तरफ जापान इंटरनेशनल फोरम पे बात करता है और दूसरी तरफ एथोपिया, अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान बात करता है ना, तो फ़र्क पड़ता है। जापान की बात को इम्पोर्टेंस मिलेगी, क्यों? क्योंकि जापान इंटरनेशनल अरीना पे एक पावरफुल कंट्री है। आपकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस है ना। सो ये जो लिबास है, लिबास के हवाले से कुरान में क्या कहा गया? लिबास के हवाले से ये कहा गया कि भाई ए औलादे आदम, अपने जिस्मों को ए औलादे आदम, हमने तुम्हारे लिए लिबास पैदा किया ताकि ये लिबास तुम्हारे शर्मगाहों की हिफाजत करे और तुम्हारे लिए मौजब ज़ीनत भी बने। तो 3 पर्पसेस हैं लिबास के, ये कवर करता है, ये प्रोटेक्ट करता है और ये हमें खूबसूरत दिखाता है। तो अब मैं कोट में अच्छा दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा? अगर मैं आपको नहीं दिख रहा तो कोई इशू नहीं, लेकिन जब मैं कोट पहनता हूँ तो मेरी बेगम कहती है तेनू सूट करता, राइट? तो इसलिए लिबास का एक पर्पस है कि ये आपके जिस्म को ढांपता है, आप इसको पहनते हैं, आप खूबसूरत दिखते हैं। दूसरा, ये हमारा स्लेव माइंडसेट है कि हम चीज़ों को गहराई में नहीं देखते। आपने अगर टाई के बैकग्राउंड को देखना है तो ऑटमन एम्पायर में टाई तो मुसलमानों ने लगाई थी। आपने अगर देखना है कि ये जो पजामा है, पैंट है, ये सबसे पहले किसने यूज़ की थी, तो भाई आप थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेना कि जिस वक्त ऑटमन एम्पायर में ये पेंट कोट यूज़ किया जा रहा था, ये टाई यूज़ की जा रही थी, बो टाई यूज़ की जा रही थी। उस वक्त वेस्टर्न सोसाइटी में तो लोग ये जो भैंस के होते थे, क्या होते हैं, सींगों में शराब पी रहे होते थे, और उनके मतलब गलियों बाज़ारों में इतनी गंदगी होती थी कि आप सोच नहीं सकते। ये तो वहाँ पे जो रेनेसेंस जब स्टार्ट हुआ, जिसको हम नशात सानिया कहते हैं, कि जिसमें रेवोल्यूशन आए, और उन रेवोल्यूशंस के नतीजे में वेस्टर्न सोसाइटी ने चर्च को रियासत से अलहदा किया और उनका दिमाग खुलना शुरू हुआ, नई नई इन्वेंशंस हुई, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो वो पूरी की पूरी सोसाइटी बदल गई। और फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बेड़ा गर्क हो गया। यहाँ पे हमने R&D को ख़त्म कर दिया, हमने तहकीक ख़त्म कर दी, हमने जंगो जदल में इतने इन्वॉल्व हो गए कि हमारा फोकस ही नहीं था इन चीज़ों पे, तो हम पीछे रह गए। तो ये जो लिबास है, इस हवाले से वो मुझे बात याद आ गई कि हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ना एक पजामा पेश किया गया, मतलब पैंट पेश की गई, तो आपने उसको देखा और आपने देख के फरमाया कि क्या खूबसूरत सतर डालता है। तो ये जो लिबास हम पहनते हैं, तो ये आपका माइंडसेट हो सकता है कि भाई ये गोरे का लिबास है, भाई ये गोरे का लिबास होता है, ठीक है। अब ये जो लिबास है, ये आपके कल्चर की भी नुमाइंदगी करता है। आप UAE चले जाएं, लिबास अलग है, आप बलूचिस्तान चले जाएं, लिबास अलग है। हर इलाके का लिबास है, और इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस लिबास में कंफर्टेबल रहते हैं। कुछ लोग हैं वो शलवार कमीज में कंफर्टेबल रहते हैं, कुछ लोग नहीं रहते। मैं पेंट कोट में कंफर्टेबल रहता हूँ, मैं ये पहन लेता हूँ। कुछ लोग जीन्स में बड़े कंफर्टेबल रहते हैं, वो हफ्ता जीन्स ही नहीं चेंज करते, राइट? तो ये इतना भी कंफर्टेबल नहीं होता। तो आई मीन ये है कि भाई इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी कंफर्टेबिलिटी क्या है और आपका माइंडसेट क्या है। जब आप हर चीज़ को बड़े नैरो माइंडसेट के साथ देखते हैं ना, तो वो चीज़ ठीक नहीं होती। तो हमें थोड़ा ना अपने जहन की वुसअत पे काम करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं सेकंड करूंगा आपके पॉइंट को। और ऑब्वियसली एक अच्छा लिबास, अच्छा, इस पे मैंने अच्छा खासा वैसे बता दिया है, ज़रूरत से ज़्यादा बता दिया है। हाँ, और इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि जो मार्क ज़करबर्ग, वो एक इटसेल्फ एक ब्रांड है। जैसे अगर कोई आम बंदा शलवार कमीज के साथ जोगर पहने, हम कहेंगे यार ये क्या पेंडू है, और इमरान खान पहने तो ट्रेंड बन जाता है। ये आपने $1 मिलियन की बात की, क्लैप करें भाई चाचू के। देखो यार, ये बात ना मैंने अपने पॉडकास्ट में भी की। वो होस्ट है, उसने पूछा, वो कहती है कि जी इधर हम सारी उम्र बात करते रहे
कि शलवार कमीज़ के नीचे जॉगर्स पहनने वाला पेंडू है, जाहिल है, और खान साहब ने आजकल जो है वो जॉगर्स पहने हुए हैं। तो इस पे मेरी दो राय हैं। पहली राय तो ये है कि भाई खान साहब इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज़ अ सेलिब्रिटी, राइट। और जब एक बंदा पिनिकल लेवल ऑफ लीडरशिप पे चला जाता है, द लेवल ऑफ लीडरशिप वेयर योर नेम इज़ अ ब्रांड, के आपका नाम लिया जाता है और लोग कहते हैं जी क्या ही पर्सनैलिटी है, या एक पर्सनैलिटी कल्ट होता है। तो वो जो पर्सनैलिटी कल्ट है वो क्या करता है कि जो उस पर्सनैलिटी के मानने वाले होते हैं ना, वो क्या देखते हैं कि हमारा लीडर जो बोलेगा वो हमारे लिए कोटेशन है, और हमारा लीडर जो पहनेगा वो उसका स्टाइल है। तो इस पे हर बड़ी बात हो सकती है, लेकिन आप पहले उस लेवल पे आ जाए ना, हाँ, बिल्कुल, ठीक है, फिर आप बातें कर लेना। आप अपना लेवल बनाओ। और देखो यार, ह्यूमन साइकोलॉजी भी ये कहती है कि जब इंसान ज़िंदगी में सारी चीज़ों को अचीव कर लेता है ना, उसकी जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है, सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ है, वो उस लेवल पे चली जाती है, वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हो जाता है। वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से, बेटे ना करो ना, ये शोर आ रहा है, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से निकल के सेल्फ ट्रांसटेंस लेवल पे चला जाता है, कि जिसमें वो सेल्फलेस हो जाता है, वो सर्वेंट लीडरशिप की तरफ आ जाता है, कि वो अब अपने बारे में नहीं सोचता। वो क्या करता है, वो अपनी कौम के बारे में, ह्यूमैनिटी के बारे में, माशरे के बारे में सोचता है कि यार मैंने अब सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कैसे करना है। तो जब आप सेल्फलेस हो जाते हो तो फिर आपको कोई परवाह नहीं रहती कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं कुछ भी पहनूं तो मुझे कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। तो आप पहले उस लेवल को तो अचीव कर लो, फिर आप ये बातें कर लेना। जैसे कुछ लोग बिल गेट्स की इस बात को कि वो यूनिवर्सिटी से निकाला गया बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो इतना बड़ा इंसान बन गया। तो भाई दुनिया में और भी करोड़ों लोग हैं जो यूनिवर्सिटी से निकाले जाते हैं, वो आपको नज़र नहीं आते। ऐसे आप एक बिल गेट्स को, आपको बिल गेट्स का यूनिवर्सिटी से निकाला जाना जो है ना वो याद है, आपको ये नहीं याद कि कितने साल तक वो अपने मेहनत घर करते में थे। बैठ के तो कंप्यूटर के साथ चिपका रहा। आपको ये नहीं याद कि बिल गेट्स एक साल में 50 किताबें पढ़ता है, हाँ, ठीक है। आपको ये नहीं याद कि बिल गेट्स जो है वो जब छुट्टियां होती हैं तो वो सिर्फ किताबें पढ़ता है, और हम छुट्टियों पे क्या करते हैं, हम लोग बटकड़ा ही खाते हैं, हम लोग फज्जे के पाए खाते हैं, ठीक है। तो हम पेट की ग़िज़ा का इंतज़ाम करते हैं, इस ग़िज़ा का इंतज़ाम नहीं करते। तो बिल गेट्स बनने के लिए किताबें पढ़नी पड़ती हैं, तपस्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। आप पहले बिल गेट्स बन जाए, फिर आपका दिल करता है तो आप बिकिनी पहने, आप मतलब कुछ भी पहन लें, ठीक है। हाँ, नहीं मतलब बिल्कुल। ये ना, पहले आप उस लेवल पे तो आएँ, बातें कर देना तो बड़ा आसान होता है। सो इट्स ऑल अबाउट कि ये सोसाइटी में इस किस्म की बातें करती हैं, इधर से सुने उधर से निकाल दें। अच्छा, हम थोड़ा टॉपिक को थोड़ा-सा चेंज करते हैं। ये एक पर्सनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने ये जो पूरा एक एपिसोड्स थे आपके 50 एपिसोड्स, इस पूरे सीज़न के अंदर आपने सिविल सर्वेंट्स जो हैं उनको काफ़ी इनवाइट किया। जिस पे कमिश्नर्स आपने को मुझे काफ़ी जो है ना वो मैंने भी क्रिटिसाइज़ भी किया कि यार आप सिविल सर्वेंट्स को बहुत बुला रहे हैं, ना बुलाएं। तो अच्छा, इस पे मैं पूछना क्या चाह ये रहे भी हैं? पूछना चाह रहा हूँ कि इसके पीछे आपका विज़न क्या था? क्योंकि बहुत सारे पॉडकास्टर्स जो हैं वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से लोगों को बुलाते हैं कि कोई कॉमेडियंस को बुला लिया या एक्टर्स को बुला लिया। तो इनको बुलाने का आपका पर्पस क्या था सिविल देखो सर्विस यार, में? पहली चीज़ तो ये है कि वो नील पोस्टमैन ना बड़ी अच्छी बात करता है। वो कहता है कि जो कौम एंटरटेनमेंट पे लग जाती है ना, वो कौम सत्तू पी के सो जाती है। अब मसला ये है कि हमारी पूरी कौम ना ऑलरेडी एंटरटेनमेंट पे लगी हुई है। एंटरटेनमेंट का मतलब ये नहीं है कि स्पेशली आपके लिए कुछ थिएटर सजाया जाएगा तो आपने वहाँ पर ही एंटरटेनमेंट करनी है। एंटरटेनमेंट का मतलब ये है कि हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है। आप क्या करते हैं, आप टिकटॉक खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, आप स्क्रीन को स्क्रॉल किए जा रहे हैं, आपको एंटरटेनमेंट मिली जा रही है, बट एट द मोमेंट जहाँ पे कोई काम की बात आएगी आप साथ ही उसको स्किप कर देंगे। तो आप जो है ना वो डोपामिन की शराब पी रहे हैं हर लम्हा, और आप उस शराब के नशे में इतने मस्त हैं कि आपको पता ही नहीं है कि मुल्क की इकॉनमी किधर जा रही है। आपको पता ही नहीं है कि आप की एक पॉलिटिकल नैरेटिव भी होना चाहिए, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। और वो कौमें के जो एंटरटेनमेंट के नशे में मुब्तला हो जाती हैं और उनको पता ही नहीं होता कि उनकी सोसाइटल फंक्शनिंग कैसी है, सोसाइटी का डीएनए क्या है, सोसाइटी के क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, उनका मुल्क किस समत में जा रहा है। उनको सिर्फ एक ही गर्ज होती है कि मुझे 2 वक्त की रोटी मिलती जाए और मुझे एंटरटेनमेंट मिलती जाए। तो ये बेसिकली स्लेवरी माइंडसेट होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि यार ये जो है ना, हमने ये जो सारा पॉडकास्ट किया, द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स ऑल दीज पॉडकास्ट वाज कि हम एक इनिशिएटिव लें कि जिसमें हम लोगों के
कॉग्निटिव पे काम करें। अब ये जो सिविल सर्वेंट्स को बुलाने वाला मामला था ना, उसके पीछे भी जो मेजर ऑब्जेक्टिव था ना वो ये था कि मुझे मोस्टली लोग ये कहते थे कि यार ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं ये बात नहीं सुनते, ये बड़े रूड होते हैं, इनकी गर्दनों में सरिये होते हैं, ये बड़े बदतमीज़ होते हैं, ये बड़े सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, ये पता नहीं खुद को क्या समझते हैं और पब्लिक के ग्रीवेंसेस से और हैं भी। तो मैंने ये सोचा कि मैंने कहा कि यार जो एक पब्लिक के बारे में, पब्लिक के जहनों में जो एक इमेज है ना, उस इमेज को चेंज किया जाए और लोगों को बताया जाए कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो भी इंसान हैं, वो भी हंसते हैं, वो भी मुस्कुराते हैं, और पब्लिक सर्वेंट्स भी इन फोरम्स पर आकर जब बात करेंगे तो उनको पता चलेगा कि यार उनका क्या नैरेटिव है, वो क्या सोचते हैं, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं। लेट्स से कि जी हमने डीएमजी से अफसरों को बुलाया, नैब से बुलाया, हमने पुलिस सर्विस से बुलाया, कस्टम से हमने ऑफिसर्स को बुलाया, तो उसमें हमने न सिर्फ उनकी जो जॉब फंक्शनिंग है, जेडी है, उसको डिस्कस किया, बल्कि हमने ये भी डिस्कस किया कि यार आप जवाब देना कि आप अगर एक डीएमजी ऑफिसर हैं और आपके पास इतने महकमे हैं, तो इन सारे महकमों का कंट्रोल एंड कमांड होने के बावजूद पब्लिक सर्विस डिलीवरी क्यों नहीं हो रही। हमने डिस्कस किया कि आटे की लाइनें क्यों लग रही हैं, हमने डिस्कस किया कि महंगाई को क्यों नहीं आप कंट्रोल कर पा रहे, एक प्राइस मजिस्ट्रेट का क्या काम है, एक डीसी का क्या काम है, एक एसी का क्या काम है, एक एसी को क्या चैलेंजेस हैं। और फिर हमें ये भी पता चला कि उनकी अपनी लाइफ इतनी पथेटिक है इन दैट सेंस कि दे हैव नो टाइम फॉर देमसेल्व्स, दे हैव नो टाइम फॉर देयर फैमिलीज़, और इतना ओवरबर्डनड है। तो चीज़ों को जब आप डिफरेंट एंगल से देखते हैं और ये चीज़ें पब्लिक तक जाती हैं, तो पब्लिक को पता चलता है कि हाँ यार, अगर एक एसी डीसी एक पॉडकास्ट में आ रहा है, एक पब्लिक सर्वेंट पॉडकास्ट में आ रहा है, वो बात कर रहा है, तो ये उसका ज़ाविया नज़र है, ये हमारा ज़ाविया नज़र था। तो वो जो एक गैप है पब्लिक और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान, उस गैप को फिल करने के लिए, उसको ब्रिज करने के लिए वी डिसाइडेड कि यार ये पब्लिक सर्वेंट्स को बुलाया जाना चाहिए। फिर उसमें बहुत से लोगों का होता है कि जी सीएसएस को उन्होंने एक मॉन्स्टर समझा हुआ होता है कि जी पता नहीं क्या है सीएसएस। तो फिर हमने 2 पॉडकास्ट बाकायदा इस पे किए, एक एडिशनल कमिश्नर के साथ किया, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के साथ, और एक एसी के साथ, कि आप हमें बताएंगे सीएसएस की प्रेपरेशन कैसे हो सकती है। उस हवाले से जो मिसकंसेप्शन है, मिस हैं, हमने उनको डीबंक किया। हमने लोगों को बताया कि अगर आप किसी एकेडमी को ज्वाइन नहीं कर सकते तो एकेडमी को ज्वाइन किए बगैर आप घर में बैठ के कैसे सीएसएस की तैयारी कर सकते हैं। तो उसके पीछे ये वजह थी। अच्छा, आईटी सेक्टर को मैं भी चाह रहा हूँ पर्सनली, क्योंकि मेरे खुद भी जी जी आईटी सेक्टर से ही मेरा ताल्लुक है जी कि जी। हम आप सो रहे हैं? अच्छा। नेक्स्ट जितने भी सीज़न हैं हमारे, तो हम इसको काफ़ी ज़्यादा कवर अप करें। हाँ बिल्कुल, ये आपने अच्छी बात की है, मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ कि और अनाउंस भी कर देते हैं हम अपने व्यूवर्स के साथ कि जो हमारा सेकंड सीज़न है, सेकंड सीज़न में हम कोशिश करेंगे कि हम इकोनॉमी को डिस्कस करें, बिकॉज़ आई रियली वांट कि यार एक आम पाकिस्तानी को मुल्क की मईशत के बारे में पता होना चाहिए। आई रियली वांट कि एक आम पाकिस्तानी को बजटिंग का पता हो, एक आम पाकिस्तानी को पता हो कि उसने अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करनी है। दूसरा, आईटी सेक्टर में पाकिस्तान का फ्यूचर है। हम इस पे 2-3 पॉडकास्ट कर चुके हैं अपने फर्स्ट सीज़न में, लेकिन सेकंड सीज़न में हम आईटी सेक्टर, ई कॉमर्स और इकोनॉमी को हम मेजरली डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ फिर जो सोशल इश्यूज़ हैं वो भी डिस्कस होंगे। अच्छा, मैं वो एक वीडियो आपकी देख रहा था, बड़ी वायरल हुई है, $1 ट्रिलियन टिप वाली, और आप अक्सर, हम भी बात कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं मैं $1 मिलियन की बात बताऊंगा। ये क्या है ये यार ये बस concept ऐसे ही मेरा ना एक पेट स्टेटमेंट है कि मैंने अपनी किसी बात को एंडोर्स करवाना हो या मैंने किसी बात की इम्पोर्टेंस को एक्सप्रेस करना हो, तो मैं कहता हूँ कि $1 मिलियन की बात कर रहा हूँ, $1 ट्रिलियन का जुमला दे रहा हूँ। तो वो वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा कि भाई $1 मिलियन की बात कर रहा हूँ, $1 मिलियन की एडवाइस दे रहा हूँ। तो वो आगे मैंने बात की, तो फिर वो बाद में ना लोगों ने कमेंट्स किए कि भाई ये हर वीडियो में आप ना $1 मिलियन की बात बताया करें, या आज $1 मिलियन वाली बात किधर है। तो वो कोई ऐसा नहीं है, मैं तो शरीफ मासूम सा बंदा हूँ, मेरे पास कहाँ से आए $1 मिलियन। और तो आज के दिन आप कोई बताएं, हाँ कोई यार $1 ट्रिलियन $1 ट्रिलियन की बात यही है कि बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यार फॉर गॉड सेक आप अपने ना फ़हम को बेहतर करें। हमारे पाकिस्तानियों को ये सोचना चाहिए कि यार हम अपनी जिस्मानी फ़िटनेस के लिए खाना खाते हैं,
तो हम अपनी मेंटल फिटनेस के लिए जो मेंटल फूड है वो क्यों नहीं लेते? यहाँ पे जो पढ़ा लिखा है वो भी मेंटल क्वारंटाइन में चला जाता है, वो किताबों को छोड़ देगा, वो कहेगा कि जी बस अब मैंने पढ़ाई कर ली है, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यकीन माने मुझे इतनी तकलीफ़ होती है, इतना दुख होता है। मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, स्कूल्स कॉलेजेस में जाता हूँ, मैं इवन जो पब्लिक पॉलिसी के इदारे हैं या जो हमारा पब्लिक सेक्टर है, जब मैं वहाँ पे ट्रेनिंग वर्कशॉप्स में उनसे ऐसे क्वेश्चंस करता हूँ जो कि अपडेटेड नॉलेज के रिलेटेड हैं, तो लोगों को नहीं पता होता। फॉर एग्जांपल मैं एक जगह पे गया रिसेंटली, तो मैंने उनसे पूछा कि ये चैट जीपीटी क्या है, लोगों को नहीं पता, एनएफटी का नहीं पता, मेटावर्स का नहीं पता, वेब 3.0 का नहीं पता, एआर क्या है, वीआर क्या है। तो लोगों को जब इन चीज़ों का नहीं पता होगा तो हमें ये सोचना पड़ेगा ना कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। हम यहाँ पे 5,000 की कढ़ाई खा लेंगे लेकिन हम 500 की किताब नहीं खरीदेंगे। बिल्कुल। तो मैं ये कहता हूँ कि आप यूरोप की अगर तरक्की का राज देखेंगे तो उनकी तरक्की का एक ही राज है कि वो अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं, वो R&D पे इन्वेस्ट करते हैं, वो अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करते हैं। वहाँ पे कोई ट्रेनिंग वर्कशॉप होती है तो लाइनें ऐसे लगती हैं कि जैसे लोग सिनेमा की टिकट के लिए लाइनों में खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप एक ट्रेनिंग वर्कशॉप में लोगों को मुफ्त एंट्री के लिए भी कहें ना तो लोग उस अपॉर्चुनिटी को भी अवेल नहीं करते, और फिर हम कहते हैं कि हम तरक्की नहीं करते, हम यूरोप से पीछे रह गए हैं। फिर हम इन डिल्यूजन्स के साथ ज़िंदगी गुजार देते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा हित है कि जिसके खिलाफ अमेरिका साजिशें कर रहा है, जिसके खिलाफ दुनिया पूरी साजिशें कर रही है। चूँकि दुनिया जो है ना, कि भाई पाकिस्तान को नहीं हमने चूँकि दुनिया इतनी वेली है कि जिसको मतलब आप देखें ना कि मुझे सम टाइम आई गॉट ऑफेंड कि कोई भी बात है ना उस पर हमने अपनी अक्ल इस्तेमाल नहीं करनी। जब कोविड आया तो ऐसे ऐसे हमें भाषण सुनने को मिले कि जी वो बिल गेट्स ने ना एक चिप डाली है और वो लिक्विड के ज़रिए वो चिप डाली है। भाई बिल गेट्स इतना वेल है, अगर उसने आपको मॉनिटर करना है तो पूरी दुनिया का डेटा उनके पास पड़ा हुआ है, फेसबुक के पास पड़ा हुआ है। आप किन चीज़ों को लाइक करते हो, डिसलाइक करते हो, आपके सारे के सारे फेसबुक से उनको पता चल रहा है। उनको ये भी पता है कि आप कितने बजे सोते हैं, कितने बजे जागते हैं, क्या पसंद है क्या नापसंद है। तो उसको इतनी ज़रूरत पड़ी हुई है कि पूरी दुनिया को छोड़ के उन्होंने पाकिस्तानियों के अंदर ही वो चिप डालनी थी। मतलब डज इट मेक सेंस? तो मैं कहता हूँ कि यार इस कौम ने अगर बदलना है ना तो सबसे पहले इनको अपने फ़हम पे काम करना होगा। जिस दिन इनका फ़हम काम कर गया ना उस दिन ये पॉलिटिकल डिल्यूजन से निकलेंगे, उस दिन ये अपने फ़ैसले अच्छे कर सकते हैं, उस दिन ये अपनी गली नाली पक्की करवाने के लिए या 5,000 का नोट जेब में डाल के किसी को वोट नहीं देंगे, ये फ़हम के साथ वोट देंगे। उस दिन इनको पता चलेगा कि ये भी नहीं कहेंगे हम शुक्रिया अदा करते हैं। यस, तो आई मीन के इस सारी चीज़ का ताल्लुक आपके फ़हम के साथ है। आपके पॉलिटिकल राइट्स क्या हैं, आपका रियासत के साथ क्या इमरानी मुआहदा है जिसको हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, रियासत की क्या ज़िम्मेदारियाँ और आपकी क्या ज़िम्मेदारियाँ बहैसियत सिटीजन्स, ये सिविक सेंस क्या है, ये एथिक्स क्या हैं, ये वैल्यूज़ क्या हैं, ये पेरेंटिंग क्या है, ये आपकी पर्सनल लाइफ की क्या डोमेन है, प्रोफेशनल लाइफ क्या है, आपकी सोशल लाइफ क्या है। इन सारी की सारी चीज़ों का ताल्लुक किस बात से जुड़ा है कि आप लाइफ को कितनी मीनिंगफुल अंदाज से देखते हैं। आप अगर लाइफ को ब्लिसफुल अंदाज से जीना चाहते हैं तो आपके पास लाइफ की मीनिंगफुलनेस होनी चाहिए, और जो अल्टीमेट हैप्पीनेस है वो भी किस बात से जुड़ी हुई है, वो भी इसी बात से जुड़ी है कि आप अपनी लाइफ को कितना मीनिंगफुल देखते हैं। जैसे वो हेक्टर गार्सिया अपनी किताब इकिगाई में बताता है कि जापानीज़ कौम इसलिए लंबी उम्र पाती है, इसलिए वो लोग खुश रहते हैं कि वो अपनी लाइफ को मीनिंगफुल अंदाज से जीते हैं। इस पे वो जॉन हॉर्ट ये कहता है कि अगर आपने ये देखना है ना कि किसी कौम का मयार ज़िंदगी क्या है तो आप ये देखें कि वो कौम कितनी सेल्फ एक्चुअलाइज्ड है। तो यहाँ पे तो लोग आटे की लाइनों में लग के आटा ले रहे हैं, और हम फिर भी इस डिल्यूजन में है कि हम अजीम कौम हैं। मतलब आप देखें ना कि ये जो आटे की लाइनें लग रही हैं और शनाख्ती कार्ड दिखा के आप आटा ले रहे हैं, ये दूसरी जंग अज़ीम में आपको राशन दिया जाता था और आपके थम्स लिए जाते थे। तो आज मतलब इतने सालों बाद भी यही प्रैक्टिस प्रिवेल कर रही है। तो हमें फ़हम पे काम करना है, हमें खुद को एजुकेट करना है, हमें चीज़ों को क्रिटिकली देखना है, रैशनैलिटी के साथ देखना है। तो तब जो है ना हम सिर्फ अपने सच को सच नहीं मानेंगे, हम दूसरे के सच को भी ऑब्जॉर्व करने के काबिल होंगे।
तब सोसाइटी में घुटन भी ख़त्म होगी, तब एक डिस्कोर्स स्टार्ट होगा, तब एक डायलॉग स्टार्ट होगा। सोसाइटी में डायलॉग उस वक्त ख़त्म होता है कि जब हमारे माइंड पे कुफल लगा होता है, जब ताला लगा होता है, जब हम दुनिया को सिर्फ अपनी ऐनक से, अपनी नज़र से देखते हैं। लेकिन जब हम एक्सपोजर लेते हैं, जब हम मल्टी लेवल पे चीज़ों को देखना शुरू करते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि यार मैं चीज़ों को, मैं दुनिया को, मैं लोगों को जिस नज़र से देख रहा था वो तो गलत थी। जैसे आप देखें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना, वो चीज़ों को बड़े अच्छे से डिफ़ाइन करते हैं, वो उनका एक्सपोजर बड़ा ज़बरदस्त होता है, और वो जब पाकिस्तान आते हैं ना, तो वो चीज़ों को, यहाँ पे होने वाली प्रॉब्लम्स को बड़ी लेंथ के साथ एक्सप्लेन करते हैं। आपने देखा है कि वो रोड पे चढ़ेंगे तो वो ट्रैफिक सिस्टम का एक कंपैरिजन स्टार्ट कर देंगे, वो पाकिस्तानी सिस्टम्स पे लंबी चौड़ी बात करना शुरू कर देंगे, वो पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्कस करेंगे, वो सोसाइटी की फंक्शनिंग को डिस्कस करेंगे। क्यों डिस्कस करते हैं? क्योंकि वो दुनिया में देख चुके होते हैं कि दुनिया में अच्छी प्रैक्टिसेस के हैं, उनका एक्सपोजर होता है। लेकिन हम कुएं के मेंढक की तरह समझते हैं कि बस हमें सब पता है। तो हमें डिल्यूजन से निकलना है, इस खुशफहमी से निकलना है, अपने माइंड पे काम करना है। जिस दिन हम अपने माइंड पे काम करेंगे, हम उस दिन अजीम कौम बनेंगे। राइट? आप इंडिया को देखें ना, आज इंडिया जो है वो शाइनिंग इंडिया बनते जा रहा है। आज उनके रिजर्व्स में $600 बिलियन हैं। आज उनकी IT एक्सपोर्ट्स इज़ मोर देन दी ऑयल एक्सपोर्ट्स ऑफ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। आज वो कार्स बना रहे हैं, आज वो बेंगलोर सिटी में सिलिकॉन वैली जैसा उन्होंने एक शहर बना लिया है। आज उनकी IIT से निकलने वाले ग्रेजुएट्स दुनिया की बेस्ट इदारों के CEOs हैं। तो वो क्यों उनका राइज हो रहा है? कि उन्होंने एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया है, और हम एजुकेशन पे इन्वेस्ट नहीं करते। तो फहम पे काम करें, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये मेरी आज के $1 ट्रिलियन की बात जो ज़रा लंबी हो गई है। तो आखिर पे मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए किया कि बिहाइंड द कैम वो जो हमारी होस्ट है, वो अपने कज़न के हवाले से कोई बात कर रही थी कि उसने कोई फाइवर पे अकाउंट बनाया है, और वो काफ़ी कोशिश भी कर रहा है, लेकिन उसको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। तो आप चूँकि माशाल्लाह टॉप रेटेड सेलर हैं फाइवर पे, अपवर्क पे, और आप माशाल्लाह काफ़ी कमा रहे हैं आप। ठीक है। गाड़ी भी बदल गई है, ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं। तो नहीं, आप भी बदल गए। अच्छा, जो बंदा कहता है ना बिलाल, जो बंदा कहता है ना मैं नहीं बदला, तो यहाँ पे भी उसको अपनी अकल इस्तेमाल करनी चाहिए। ओ मैं बदला हूँ, ठीक है। जो बंदा कहता है ना मैं नहीं बदला, इसका मतलब है कि वो वैसा ही है जैसा, अगर बेगम भी आपको कहे ना आप बदल गए हैं, तो आप उसको कहें कि हाँ यार बदलाव अच्छा होता है, चेंज इज़ कांस्टेंट। बिल्कुल, ठीक है। दुनिया में एक चीज़ है जो मुस्तकिल है, और वो उस चीज़ का नाम है चेंज। तो इंसान को बदलना चाहिए, अच्छी बात है। आप बदले हैं, इंटेलेक्चुअली बदले हैं, आप फिजिकली बदले हैं। पहले आप स्लिम स्मार्ट से थे, ठीक है, शादी के बाद माशाल्लाह अब हेल्दी हो गए हैं। पहले आप सिंगल थे, फिर आप डबल हुए, फिर डबल से आप पेरेंटिंग में आए, और अब आप ट्रिपल हो गए हैं। इंशाल्लाह अगले साल जो है तो मेरा जो क्वेश्चन है वो यही है भाई कि ये फाइवर पे, अपवर्क पे ऑर्डर्स क्यों नहीं मिलते? अच्छा, ये बड़ा कॉमन सा ही सवाल है कि फाइवर पे ऑर्डर क्यों नहीं मिलते? कॉमन है, लेकिन इस पे आप अपनी एक्सपीरियंशियल लर्निंग बताएं। मुझे लगता है कि जब भी हम फाइवर या अपवर्क पे हम मोस्टली लोग जाते हैं, वो मतलब उनके पास एक प्रॉपर स्किल सेट नहीं होता। पहली चीज़, पोर्टफोलियो में वो लैग कर रहे होते हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक बंदे के पास एक ज़बरदस्त सा पोर्टफोलियो हो और उसको खुद को प्रेजेंट करना आता हो, और उसके बावजूद उसे काम ना मिले। क्योंकि यहाँ पे जब हम फाइवर पे बात करते हैं, अपवर्क पे, आपने खुद को एज अ ब्रांड प्रेजेंट करना होता है। आपने अपना एक ब्रांड खड़ा करना होता है, और आपने दिखाना होता है कि यार आप एक ब्रांड है, और आपने जो भी आपकी सर्विसेज हैं वो किस तरह से अगले की लाइफ के अंदर या उसके बिजनेस के अंदर वैल्यू ऐड करेगी। तो यहाँ पे हम लोग सब लोग लैग करते हैं। एक तो ये चीज़ मुझे फील होती है, और सेकंड, जब मुझे कोई कहता है कि यार ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि यार आप फाइवर और अपवर्क पे डिपेंडेंट ही क्यों हो। लाइक हमारे पास फेसबुक है, इवन फेसबुक को हम लोग पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, और इंस्टाग्राम को भी हम रील्स के लिए देखते हैं, तो वहाँ से भी ऑर्डर्स जनरेट हो सकते हैं। क्योंकि जो क्लाइंट आपका है उसका भी तो फेसबुक प्रोफाइल है, उसका भी तो इंस्टाग्राम है, और उन बिजनेसेस का भी तो है। तो आप रीच आउट करो। और लिंक्डइन एक ऐसा ज़बरदस्त सोर्स है हमारे पास कि आप यहाँ बैठ के रिमोट जॉब्स भी ले सकते हैं। इवन मैंने इंस्टाग्राम से ही प्रोजेक्ट्स लिए थे कुछ। अच्छा। और जब मैंने स्टार्ट लिया था, पहला जो ऑर्डर था वो मेरा फेसबुक से आया हुआ था। फाइवर पे तो मैं बाद में हाँ, ये बात आपने अपने पॉडकास्ट में भी बताई थी,
और दूसरा यार मैं भी ना लोगों से कहता हूँ कि आप शेमलेसली मार्केट किया बिल्कुल। करें। लोगों को ना शर्म आती है, लोग कहते हैं कि जी कोई लोगों को इल्हाम होगा, कोई ख्वाब आएगा कि ऐसे ही। फ़लाँ बंदा जो है ना वो फ़लाँ सर्विसेज दे रहा है। हुँ, आप के सोशल्स हैं, आप सोशल्स पर बार बार मैं जैसे आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने बड़ा कॉन्टीन्यूसली अपने आप को ब्रांड किया। आपकी जो काम की प्रोजेक्शन है वो बड़ी अच्छी अप्स के लेवल पे हुई है। प्रोफेशनली आप उसको प्रोजेक्ट करते हो। तो जब आप प्रोजेक्ट करेंगे अपनी सर्विसेज को तो लोगों को पता चलेगा ना कि ऐसे ही। बिलाल इम्तियाज़ ये काम करता है। हम क्या करते हैं कि हम टेढ़ा मुंह करके सेल्फी लगा लेंगे, हुँ, हम वो स्ट्रीक्स भेज देंगे, हम स्टोरी लगा लेंगे कि जी फ़लाँ होटल पे हुँ, हमने डाइनिंग की है, लेकिन हम अपने सर्विसेज के बारे में हुँ, नहीं बताएंगे। उस वक्त हमें शर्म आती है। हुँ। तो सोशल्स पे किया जाए। लास्ट पे को 3-4 टिप्स दे दें जनरली जो फ्रीलांसर्स हैं कि अ, वो कैसे करियर प्रोग्रेशन कर सकते हैं। अच्छा 2-3 टिप्स जो मैं देना चाहूँगा, एक तो ऐसे बंदे के लिए जो बिल्कुल न्यू है। ओके। उसको मैं हमेशा ही कहता हूँ कि पोर्टफोलियो के बगैर जंप इन मत करें। हम्म। पोर्टफोलियो के ऊपर अगर आपको 1 साल भी लगता है, 2 साल भी लगता है, आप पोर्टफोलियो पे लगाएँ और हम्म। पोर्टफोलियो के बाद आएँ। और सेकंड आजकल क्योंकि सैचुरेशन हर फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो प्लेटफ़ॉर्म पे अगर आप स्पेसिफ़िकली अगर आप प्लेटफ़ॉर्म पे ही चाह रहे हैं सक्सेसफुल होना, तो प्लेटफ़ॉर्म को बिज़नेस ला के दें। हम्म। मीन्स कि आप अपने फेसबुक से, लिंक्डइन से क्लाइंट्स जो हैं वो जब आप फाइवर को ला के देंगे ना, तो फाइवर आपको खुद ही बूस्ट करेगा कि यार ये कौन पर्सन है कि हाँ। जिसको मैं बूस्ट नहीं कर रहा, जिसको मैं नहीं कह रहा लोगों को कि हम्म। यार इससे बिजनेस करो, हम्म। ये मेरे पास लोग लेके आ रहे हैं, क्योंकि एट द एंड जो भी प्लेटफॉर्म है उसको खुद बिजनेस चाहिए, वेरी ट्रू। उनको खुद पैसा चाहिए। जैसे इसकी मिसाल ये है कि जब आप यूट्यूब पे कॉन्टीन्यूसली वीडियोस लगाते हैं बिल्कुल। और यूट्यूब के एल्गोरिथम्स से पता चलता है कि ये बंदा सिंसियर है, ये बंदा कंटेंट ऐसे डेवलप ही है, कर रहा है और ऐसे ही इसके है। कंटेंट को देखा भी जा रहा है, तो हाँ, यूट्यूब खुद ब खुद आपके चैनल को बिल्कुल, बिल्कुल। ग्रो करने में हेल्पफुल होता है। हाँ। वो आपकी वीडियोस को दूसरों को सजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। और सेकंड ब्रांडिंग है, पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम किया जाए और खुद को एज अ ब्रांड प्रेजेंट किया जाए। अभी कल की बात है, मुझे एक सीवी आई हुई थी और सीवी का टाइटल ये था कि मिनिमलिस्ट सीवी डिज़ाइन। मींस अच्छा। उसने वो टेम्पलेट उठाई है हाँ और मुझे हाँ। भेज दिया है, उसमें अपना डाटा डाल के, लेकिन उसने टाइटल तक नहीं चेंज किया। तो ये हम्म। चीज़ें जिसमें हम लोग लैग करते हैं समहाउ, कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और थर्ड चीज़ है कंसिस्टेंसी। किसी भी काम के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीलांसिंग के अंदर बेसिकली होता ही है कि कुछ मंथ्स आपके बहुत अच्छे जाते हैं, कुछ मंथ्स आपके डाउन जाते हैं। और मैंने अक्सर फ्रीलांसर्स को देखा है कि वो क्या करते हैं कि लेट्स से 1 मंथ उन्होंने अगर 1 लाख कमाया है, हम्म। वो घर में शोर डाल देते हैं, हम तो अब 1 लाख कमाते हैं। और हाँ, घर वाले भी या वो 1 लाख कमाते हैं और पार्टी करते हैं और जेब खाली है ऐसे ही और है। फिर नेक्स्ट मंथ हाँ, तो वो दे घर हैव वाले और नथिंग। खुद भी वो अपना एक्सपेंस ना वो 1 लाख के मुताबिक ले जाते हैं। हम्म। और जैसे ही नेक्स्ट मंथ लेट्स से 10,000 का काम आया, तो वो बड़ा ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या हो गया है? तो हम्म। मैं तो लाख रुपए कमाता हूँ, आज मैं 10,000, क्योंकि इसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। हम्म। तब तक स्टेबिलिटी नहीं है जब तक कि आपका एक प्रोफाइल उस तरह से बिल्ड ना हो जाए, जब तक कि आपके पास एक रेगुलर क्लाइंट्स ना आ जाए। तो हम्म। आप वेट करें, एक प्रोसेस का नाम है, ये कोई क्विक रिच स्कीम हाँ, नहीं है। बिल्कुल और ऐसी ये ही एक है। प्रोसेस का नाम है। कोई भी अगर आप बिजनेस है, आप इसको एज अ बिजनेस ही लें कि आपको इसको बिल्ड करने में 2-3 साल लग सकते हैं। हम्म। तो बस ये ना सोचें कि आई आप मीन जो कि है वो ओवरनाइट अप्रोच नहीं होनी बिल्कुल, चाहिए कि बिल्कुल। मैं 1 महीने 2 महीने में हज़ारों हुँ, डॉलर्स कमाऊंगा। हाँ, इट्स लाइक कंपाउंडिंग कि आप बिल्कुल। काम करते जाएं एंड देयर वुड बी अ टाइम कि आपको उसके रिजल्ट्स आना शुरू और होंगे। फाइनल एक चीज़ आखिरी, वो है वैल्यू एडिशन। कि हम्म। जब भी आप कोई काम करें तो आप देखें कि यार ये जो मैंने काम किया है, इससे उसके बिजनेस में क्या वैल्यू ऐड हुई है। हम्म। देखें आजकल एआई का दौर है और हम्म। चैट जीपीटी से आप अभी आपने जिक्र किया, हम्म। तो चैट जीपीटी अब कंटेंट राइटर की ऐसे ज़रूरत नहीं है तब तक जब तक कि कंटेंट राइटर को ऐसी चीज़ नहीं प्रोवाइड यस, करेगा कि जो उसको एआई नहीं दे सकता। वेरी क्योंकि ट्रू। ऑब्वियसली ह्यूमन के अंदर एक इमोशन है जो अभी उसमें नहीं है यस, और वेरी वो ट्रू। उसमें आ भी नहीं सकता। तो अगर जब हम कोई ऐसा काम करें तो हमारे अंदर वैल्यू एडिशन एक एक वाहिद वो चीज़ होनी चाहिए जिसको आप रखो। क्योंकि अक्सर मेरे पास भी ऐसा होता है कि क्लाइंट आता है, वो उसको अगर मैं कोई चीज़ करके देता हूँ उसको पसंद नहीं आती, मैं उससे कहता हूँ यार ये तुम काम भी रख लो और हम्म। तुम पैसे भी रख लो। ओके। ठीक है। अच्छा, ये बात कभी आपने मुझे तो नहीं कही।
आपसे हम पैसे चार्ज नहीं करते। खुदा का खौफ खाएं आप, ठीक है, मेरा हाथ खोल दो। तो ये एक चीज़ है कस्टमर सर्विस के वैल्यू एडिशन, इसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। हमारा उल्टा होता है, हमें होता है बस पैसे दे दे, हाँ इसका काम खराब हो रहा है, जो मर्जी हो रहा है, हमें पैसों से गर्ज होती है, तो ये चीज़ नहीं। ये आपने लास्ट वाली बात ना बड़ी इंपॉर्टेंट कही है, और थैंक्स बिलाल फॉर योर प्रीशियस टाइम। और आई होप कि आज का जो पॉडकास्ट है कहीं ना कहीं हमारे व्यूवर्स की लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। हम अपने पॉडकास्ट में व्यूवर्स से इजाज़त लेते हैं, और थैंक यू मोहम्मद ईसा अराफात, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया है हमें, और आपका भी बहुत शुक्रिया। तो आप कोई पैगाम देना चाहेंगे पॉडकास्ट के हवाले से? नहीं, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। तो थैंक यू बिलाल अगेन, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस, एंड कीप सपोर्टिंग अस। और आप कमेंट्स में बताएं कि हमें अपने पॉडकास्ट के सेकंड सीज़न में कि किस किस्म के गेस्ट को इनवाइट करना है। गो के वी हैव डिफाइन आवर प्रोजेक्ट ट्रेजेक्ट्री and future vision, but we really held high esteem to your opinions and your suggestions. So अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो, आप सब जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू।